पुराने खंडहर के अंदर एक्सप्लोरर्स की पूरी टीम अपने ही खून में लिपटी पड़ी थी। सब मर चुके थे, सिर्फ एक इंसान अभी भी जिंदा था, जू ह्योन। एक कमाल का स्पोर्ट्समैन जो इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके सामने एक खौफनाक जायंट स्नेक अपना सिर उठाकर उस पर झपट्टा मारने के लिए तैयार खड़ा था। जू ह्योन तुरंत साइड में रोल करता है और जैसे ही सांप उसकी तरफ लपकता है, वो हवा में उछलकर उसके सर पर जोर का वार करता है। लेकिन मॉन्स्टर भी कम चालाक नहीं था। उसने पहले ही इस अटैक को प्रेडिक्ट कर लिया था। अपने सख्त पंजों से तलवार रोककर उसने जू ह्योन को जोर से पीछे धकेल दिया। जू ह्योन दीवार की तरफ भागता है ताकि मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींच सके। जैसे ही सांप उसके पास पहुंचता है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल उसकी नजर जू ह्योन की तलवार पर चमकती नीली ऑरा पर पड़ती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये अटैक खतरनाक होगा, इसलिए वो बिना देर किए अपनी पूंछ से जूहियोन को जोर से उड़ा देता है। जूहियोन दीवार से टकराकर खून उगल देता है, लेकिन अगला हमला होने से पहले ही खुद को संभाल लेता है। वो फिर से साइड में निकल जाता है और देखता है कि सांप का सर दीवार में फंस गया है। ये उसके लिए परफेक्ट मौका था। जूहियोन हवा में उछलता है और अपनी सारी पावर तलवार में भरकर मॉन्स्टर के सर पर वार कर देता है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी उसकी तलवार बर्दाश्त नहीं कर पाती। तलवार बीच से टूट जाती है और उसका ब्लेड सांप के सर में ही अटक जाता है। एक्सप्लोजन की ताकत से जूहियोन दूर जा गिरता है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाए, मॉन्स्टर अपना सर छुड़ाकर उसकी टांग को जोर से दबा लेता है। दर्द से चीखते हुए जूहियोन अपनी टूटी हुई तलवार से बार बार उसकी आंख पर वार करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। सांप उसकी टांग को किसी खिलौने की तरह चबाता रहता है और फिर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। जूहियोन की टांगें लगभग फट चुकी थीं और वो बस दर्द से चीखते हुए सोच रहा था कि उसकी मौत इस तरह नहीं होनी चाहिए। उस वक्त उसे तेजीन नाम का आदमी याद आता है। गुस्से में वो उसे कोसने लगता है, क्योंकि इसी इंसान ने बड़े रिवॉर्ड का लालच देकर उसे इस मिशन पर भेजा था। इनाम तो दूर की बात थी, यहां उसे सिर्फ मौत मिली। जैसे ही मॉन्स्टर की पकड़ ढीली होती है, जूहियोन रिंगते हुए अपनी तलवार की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे समझ आ जाता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, इस लड़ाई का अंजाम बदलने वाला नहीं है। वो थक कर हंसने लगता है और मॉन्स्टर से कहता है कि अगर मारना ही है तो जल्दी खत्म कर दे। सांप तुरंत उस पर झपटता है, लेकिन उसका हमला कभी उस तक पहुंचता ही नहीं। उसकी जगह एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो शिकायत करती है कि जूहियोन बहुत शोर मचा रहा है। जूहियोन आंखें खोलता है और देखता है कि उसके आसपास वक्त बिल्कुल थम चुका है। आवाज दोबारा सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये कोई बोलने वाला रेलिक है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसने पहले भी ऐसे कई रेलिक्स देखे हैं। फिर बिना वक्त गंवाए वो उस रेलिक से कहता है कि चाहे वो किसी भी गॉड का हो, बस इस मॉन्स्टर को खत्म करके उसे यहां से निकाल दे। आवाज हंस पड़ती है और पूछती है, अगर ये मॉन्स्टर मर भी गया तो क्या तुम सच में यहां से जिंदा निकल पाओगे? तब जूहियोन अपनी टांगों की तरफ देखता है, या यूं कहो कि उनके बचे हुए टुकड़ों की तरफ। आवाज बताती है कि इतना खून बह चुका है कि अगर वो किसी तरह बाहर भी निकल गया तब भी ब्लड लॉस की वजह से मर ही जाएगा। और अफसोस की बात यह है कि वो एक बहुत टैलेंटेड इंसान है, बस गलत जमाने में पैदा हुआ। जूहियोन गुस्से से जवाब देता है कि उसने कभी ऐसी जिंदगी नहीं मांगी थी। उसके पास अपनी किस्मत पर कभी कंट्रोल ही नहीं था। वो एक बार फिर तेजन का नाम लेकर कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे जरूर मारेगा। ये जज्बा देखकर वो रहस्यमय आवाज काफी खुश होती है। मौत से सिर्फ कुछ ही मिनट दूर होने के बाद भी जूहियोन हार नहीं माना था। तब छत से चमकती हुई सुनहरी रोशनी उतरने लगती है। उस रोशनी के बीच से 4 आंखों वाला एक काला क्रो धीरे धीरे उसके सामने आता है। क्रो फैसला करता है कि जूहियोन को एक और मौका दिया जाए। वो कहता है, अगर हिम्मत है तो जाओ और ट्रू किंग का थ्रोन हासिल करके दिखाओ। इतना कहकर वो एक जबरदस्त एनर्जी बीम सीधा जूहियोन के शरीर में डाल देता है। अगले ही पल जूहियोन को इतना तेज दर्द महसूस होता है कि वो चीख उठता है, लेकिन उसी दर्द के साथ उसकी कटी हुई टांगें पल भर में दोबारा उगाती हैं। जब वो फिर से आंखें खोलता है तो हैरान रह जाता है। ना सिर्फ उसकी टांगें वापस आ चुकी होती हैं, बल्कि वो डंजन से बाहर भी आ चुका होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो 4 आंखों वाला क्रो कौन था और उसने ट्रू किंग का थ्रोन क्लेम करने की बात क्यों कही। जूहियोन अंदाजा लगाता है कि शायद वो कोई बहुत ही हाई क्लास रेलिक था। फिर अचानक उसका ध्यान अपनी टांगों पर जाता है। वो बिल्कुल ठीक थीं, ना कोई चोट ना कोई निशान। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो देखता है कि कई पुलिस ऑफिसर्स गुस्से से उसकी तरफ देख रहे हैं और एक औरत बार बार शिकायत कर रही है कि जूहियोन ने बिना वजह उसके बेटे को मारा है। जूहियोन पुलिस ऑफिसर की बातें बिल्कुल नहीं सुन रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो 4 आंखों वाला क्रो उसे कोई इतना असली लगने वाला सपना दिखा रहा था?
ऑफिसर उसकी खामोशी से तंग आ गया। गुस्से में उसने कहा, नाम तक नहीं बता रहा, साल 2025 की शुरुआत ही कितनी बेकार हो रही है। ये सुनते ही जूहियॉन जैसे होश में आ गया। वो तुरंत पास रखे कैलेंडर की तरफ देखता है और उस पर लिखी डेट देखकर जम सा जाता है। 1 जनवरी 2025। ये मुमकिन ही नहीं था। उसके हिसाब से तो 2025 को गुजरे हुए 15 साल हो चुके थे। तब उसे सब समझ आ गया। क्रो ने उसे सिर्फ बचाया नहीं था, बल्कि उसे सीधा पास्ट में भेज दिया था ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी दोबारा जी सके। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस बार उसके पास हर गलती सुधारने का मौका था। तभी उसका ध्यान पास खड़ी एक गुस्से वाली औरत पर जाता है जो लगातार चिल्लाए जा रही थी कि जूहियॉन ने उसके बेटे को मारा है। ध्यान से देखते ही जूहियॉन को दोनों याद आ जाते हैं। स्कूल के दिनों में ये लड़का जानबूझकर उससे लड़ने आया था। जैसे ही जूहियॉन ने उसे हल्का सा धक्का दिया, वो फुटबॉल प्लेयर की तरह जमीन पर गिर गया और ड्रामा करके पुलिस बुला ली। उसे याद आता है कि पिछली बार इस औरत ने कॉम्पनसेशन के नाम पर बहुत बड़ी रकम मांगी थी। तब उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन घुटनों पर बैठकर उससे अमाउंट कम करने की भीख मांगनी पड़ी थी। पुरानी बेइज्जती याद आते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। तब वो औरत घमंड से बोलती है, जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो ध्यान से सुना करो। इतना कहकर वो जूहियॉन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है। जूहियॉन का शरीर बिना सोचे ही उसका हाथ बीच में पकड़ लेता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा शौक खुद जूहियॉन को होता है, क्योंकि उसका शरीर अभी भी अपनी पुरानी फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स नहीं भूला था। वो फैसला करता है कि इस बार वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं। सीधा उस औरत को चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है कि लड़ाई उसके बेटे ने शुरू की थी। सिर्फ एक थप्पड़ के लिए इतनी कंपनसेशन मांगना बस ये दिखाता है कि पैसे वाले लोग सबसे ज्यादा लालची होते हैं। ये बात सुनते ही उस औरत का बेटा गुस्से में जूहियॉन पर टूट पड़ता है, लेकिन जूहियॉन आराम से उसका मुक्का पकड़ता है और एक ही मूव में उसे जमीन पर पटक देता है। औरत तुरंत पुलिस से उसे गिरफ्तार करने की डिमांड करने लगती है। उधर जूहियॉन अपनी हालत का जायजा लेने लगता है। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और मजबूत लग रहा था। तब उसे एहसास होता है कि पिछली जिंदगी में रेलिक की वजह से जो अजीब बीमारी उसके शरीर को कमजोर करती थी, वो अभी तक शुरू ही नहीं हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 15 सालों में उसने जो फाइटिंग स्किल्स सीखी थी वो भी उसके साथ ही पास्ट में आ गई थी। ये बात उसके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि उसने पुलिस के सामने ही उस लड़के को पटक दिया है। सबने देखा था कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था, फिर भी पुलिस उस अमीर औरत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर में जूहियॉन को ही लॉकअप में डाल दिया जाता है। जाते जाते वो औरत उसे धमकी देती है कि उसके बेटे को हाथ लगाने की कीमत उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी। लेकिन जूहियॉन बस मुस्कुराता रहता है। उसे पता था कि कुछ ही दिनों में दुनिया वैसे भी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इसी साल 2025 में पूरी दुनिया में जबरदस्त अर्थक्वेक्स आने वाले थे। उन भूकंपों के बाद हर जगह रहस्यमयी टूम्स उभरकर सामने आएंगी। इन टूम्स के अंदर मिथोलॉजी और पुरानी कहानियों से जुड़े रेलिक्स मौजूद होंगे, जो इंसानों की यादों की वजह से असल रूप ले चुके होंगे। जो भी उन रेलिक्स को हासिल करेगा, उसे आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकत मिल जाएगी। इसी वजह से हर तरफ लोग रेलिक्स की तलाश में निकल पड़ेंगे। पिछली जिंदगी में जूहियॉन भी उन एक्सप्लोरर्स में से एक था। उसकी किस्मत तब चमकी थी जब उसे आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक मिला, जिसने उसे टूम्स और उनके खजानों की गहरी नॉलेज दे दी। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन असल कहानी उसके बाद शुरू हुई। TKBM नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी, जिसका लीडर टाई जुन कॉन था, धीरे धीरे सारे टूम्स पर कब्जा जमाने लगी। उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली और आम एक्सप्लोरर्स को टूम्स के पास तक नहीं जाने दिया। बाकी बड़ी कंपनियों ने भी वही रास्ता अपनाया और धीरे धीरे रेलिक्स पर सिर्फ उनका ही कंट्रोल रह गया। आम लोग पैसों और पावर के सामने बिल्कुल बेबस हो गए। जूहियॉन की काबिलियत देखकर TKBM ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। कई सालों तक उसने कंपनी के लिए हर तरह के गंदे काम किए। चोरी, स्मगलिंग, स्पाइंग और गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले टूम्स पर इलीगल रेड्स, सब कुछ उसने टाइजुन के लिए किया। उसकी मेहनत की वजह से टाइजुन ने बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन बदले में जूहियॉन को सिर्फ नफरत और बेइज्जती मिली। हर कोई उसे टाइजुन का वफादार कुत्ता कहकर मजाक उड़ाता था। फिर भी जूहियॉन चुप रहा, क्योंकि उसने खुद अपनी मर्जी से ये रास्ता चुना था। लेकिन आखिर में टाइजुन ने उसकी सारी वफादारी का इनाम धोखे से दिया। उसे एक ऐसे मिशन पर भेज दिया जो असल में मौत का जाल था। पुरानी जिंदगी की हर याद दोबारा आंखों के सामने आते ही जूहियॉन एक फैसला करता है। इस बार वो किसी और के लिए नहीं जिएगा,
उसे जितनी जल्दी हो सके टूम्स की एक्सकवेशन शुरू करनी होगी और इस बार सारे रेलिक्स सबसे पहले उसके हाथ लगेंगे। जैसे ही जूहियॉन फ्यूचर की प्लानिंग करता है, उसके सामने अचानक एक चमकता हुआ मैसेज आ जाता है। उसमें लिखा था टूम्ब रेडर, और इतना बेकार चोर कि एक शवल भी ठीक से नहीं चला सकता। ये देखते ही जूहियॉन समझ जाता है कि ये सब उस 4 आंखों वाले क्रो की हरकत है। वो गुस्से में चिल्लाता है और उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन क्रो की जगह एक और स्क्रीन उसके सामने खुल जाती है। इस बार उसमें उसके स्किल्स दिख रहे थे। उसका करंट रैंक सिर्फ एफ रैंक स्पाई था और उसकी एबिलिटी बस इतनी थी कि वो अपने आसपास 1 मीटर के एरिया में हर चीज को डिटेक्ट कर सकता था। जूहियॉन ये सब देखकर बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता। वो गुस्से में बोलता है कि उसे किसी गेम का हीरो नहीं बनना और ना ही किसी और की कॉपी बनकर जीना है। ये कहकर वो सीधा स्क्रीन पर मुक्का मार देता है। स्क्रीन गायब हो जाती है, लेकिन उसकी जगह एक नया मिशन सामने आ जाता है। उसमें लिखा था कि अगर वो असली टूम्ब रीडर बनना चाहता है तो उसे अपनी चारों स्पेशल स्किल्स अनलॉक करनी होंगी। जूहियॉन अब और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तभी लॉकअप के बाहर खड़ा पुलिस ऑफिसर उसे डांटते हुए कहता है कि हवा से बातें करना बंद करे और अपनी स्किज़ोफ्रीनिया की दवा ले। तब जूहियॉन को समझ आ जाता है कि ये सिस्टम सिर्फ वही देख सकता है। उसी वक्त उसकी नज़र पास चल रहे एक कॉकरोच पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे देखता है, उसके दिमाग में उस कॉकरोच की सारी डिटेल्स अपने आप दिखने लगती हैं। तब उसे एहसास होता है कि ये वही डिटेक्शन एबिलिटी है जो उसे आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक से मिली थी। बस फर्क इतना था कि अब वो पावर सिस्टम के थ्रू एक्सेस हो रही थी। ये सोचकर जूहियॉन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसका नया सफर काफी अच्छी शुरुआत कर रहा था। तभी एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है। ये था उसका पुराना दोस्त डिटेक्टिव जिनवू। वो सीधा ऑफिसर से कहता है कि जेल में जूहियॉन नहीं बल्कि वो लड़का होना चाहिए जिसने पहले पंगा शुरू किया था। फिर वो जूहियॉन को भरोसा देता है कि बाकी सब वो संभाल लेगा। जूहियॉन दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर जिनवू खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका दोस्त कभी इतनी तमीज से बात ही नहीं करता था। वो हंसने लगता है, जबकि जूहियॉन चुपचाप उसे देखकर खुश होता है। 15 साल बाद अपने दोस्त को फिर से जिंदा और जवान देखना उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में जूहियॉन कैजुअली पूछता है कि क्या आजकल कोई अजीब या सुपरनैचुरल इंसिडेंट सुनने को मिले हैं। जिनवू उसकी बात सुनकर मजाक उड़ा देता है और कहता है कि उसे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। इस जवाब से जूहियॉन को यकीन हो जाता है कि अभी तक दुनिया में किसी ने रेलिक्स हासिल नहीं किए, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि टूम्स कहीं ना कहीं उभर चुके हैं। ये रेलिक्स कलेक्ट करने का सबसे सही वक्त था। बस एक दिक्कत थी, शुरुआत के ज्यादा पावरफुल रेलिक्स यूरोप और अमेरिका में मिलने वाले थे और वहां पहुंचने के लिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इसी सोच में डूबा हुआ वो अचानक कुछ गुंडों से टकरा जाता है। उनका लीडर उससे पूछता है कि इतनी जल्दी में कहां जा रहा है। जूहियॉन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। उसे अपनी पहली अर्निंग का तरीका मिल चुका था। उन गुंडों का लीडर था कियोन, एक छोटा मोटा गैंगस्टर और इलीगल आर्ट ब्रोकर। पिछली जिंदगी में पैसे की मजबूरी की वजह से जूहियॉन इसी के लिए काम करता था। सैलरी बहुत कम मिलती थी और इज्जत नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर भी मजबूरी में सब सहना पड़ता था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। कियोन का एक आदमी उसके पास आता है और उसे होश में आने को कहता है। जैसे ही वो हाथ उठाता है, जूहियॉन उसके मुंह पर इतना जोर का थप्पड़ मारता है कि वो तुरंत लड़खड़ा जाता है। अगले ही सेकंड एक मुक्के से उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर आराम से कियोन की तरफ देखकर बोलता है कि आज से वो नौकरी छोड़ रहा है। साथ ही अपनी बची हुई सैलरी और सिवेरेंस भी मांग लेता है। कियोन उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, लेकिन जूहियॉन उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। बाकी गुंडे भी मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन वो सब भी एक एक करके आसानी से हार जाते हैं। लड़ाई के बीच जूहियॉन को महसूस होता है कि उसकी पुरानी कॉम्बैट टेक्निक्स अभी भी उसके पास हैं। बस प्रॉब्लम इतनी थी कि उसके नए शरीर में अभी उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं आई थी, इसलिए उसे फाइट जल्दी खत्म करनी थी। तभी कियोन दोबारा खड़ा होता है। इस बार वो अपनी जेब से एक चमकती हुई सुनहरी छुरी निकालता है। उसका आदमी घबराकर कहता है कि उस नाइफ से बचकर रहना, क्योंकि वो आम हथियार नहीं है। जैसे ही जूहियॉन उस छुरी को देखता है, वो तुरंत पहचान जाता है। ये एक असली रेलिक थी। उसे हैरानी होती है कि कियोन जैसे छोटे गैंगस्टर के पास रेलिक आई कैसे। फिर उसे याद आता है कि कभी कभी कुछ रेलिक्स टूम से बाहर निकलकर सीधे इंसानी दुनिया में भी पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कुछ ही पल बाद वो रेलिक उसकी होने वाली थी। कियोन रेलिक लेकर उस पर झपटता है। जूहियॉन आराम से उसके सारे अटैक्स डॉज करता है, उसकी कलाई पकड़कर उसका बैलेंस बिगाड़ देता है और अगले ही पल वही नाइफ उसके गले पर रख देता है। उसी वक्त रेलिक कियोन को अपना मालिक मानने से इनकार कर देती है। नाइफ उसके हाथ से फिसलकर सीधा जूहियॉन के हाथ में आ जाती है। जूहियॉन हल्का सा मुस्कुराता है। अब वक्त था इन गुंडों को दिखाने का कि रेलिक का असली इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
जैसे ही वो उसकी पावर एक्टिवेट करता है, उसकी आंखों के सामने दुश्मनों के शरीर का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर साफ दिखने लगता है। सबसे पहले वो कियोन को एक ही किक में दीवार से दे मारता है। ये देखकर बाकी गुंडे एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। तब जूहियोन रेलिक की दूसरी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। अगले ही पल उसका शरीर आधा इनविजिबल हो जाता है और उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि सामने खड़े दोनों गुंडे समझ भी नहीं पाते और उनके शरीर पर गहरे कट्स लग चुके होते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि बाकी गुंडों के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे सब वहीं हार मान लेते हैं। कुछ देर बाद कियोन अपनी बॉस के पास जाकर पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जूह्यून ने अकेला ही उसकी पूरी गैंग की बुरी तरह पिटाई कर दी। उसकी बॉस को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। गुस्से में वो पूछती है कि आखिर एक आदमी सब पर कैसे भारी पड़ गया। कियोन घबराकर बताता है कि जूह्यून की स्पीड इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि कोई उसका सामना ही नहीं कर सका। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कियोन बताता है कि जूह्यून उसके बैंक अकाउंट के सारे पैसे भी ले गया और साथ ही एक बुद्धा की मूर्ति भी उठा ले गया। ये सुनते ही उसकी बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीख कर ऑर्डर देती हैं कि चाहे जो हो जाए, मूर्ति और पैसे दोनों वापस लाए जाएं। उधर जूह्यून मूर्ति को देख ही रहा होता है कि उसकी स्पाइंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है। सिस्टम बताता है कि उस बुद्धा स्टैचू के अंदर कुछ छुपा हुआ है। जूह्यून स्क्रीन हटा देता है और मूर्ति को हिलाकर चेक करता है। अंदर सच में कुछ था। वो रेलिक नाइफ से मूर्ति का बेस काट देता है। जैसे ही नीचे का हिस्सा अलग होता है, एक छोटी सी बॉटल बाहर गिरती है जिसमें नीला लिक्विड भरा हुआ था। उस लिक्विड को देखते ही जूह्योन बिना एक सेकंड गवाए मूर्ति को दूर फेंक देता है। वो तुरंत पहचान लेता है कि ये एक इलीगल ड्रग है। अब उसके पास बस एक ही काम बचा था। वो तुरंत अपने दोस्त डिटेक्टिव जिन्वू को फोन कर देता है। उसी वक्त कियोन की बॉस भी अपने ऊपर वाले बॉस को मिसिंग स्टैचू की खबर देने वाली होती है। तभी उसके ऑफिस का दरवाजा जोर से खुल जाता है। गुस्से में वो चिल्लाती है कि इतनी हिम्मत किसकी हुई। लेकिन अंदर आते हैं डिटेक्टिव जिन्वू और एक और पुलिस ऑफिसर। उनके साथ कियोन भी था, हाथ कड़ी पहने हुए। जिन्वू शांत आवाज में बताता है कि उन्हें ड्रग डील की टिप मिली थी और कियोन के पास से ड्रग्स बरामद हुई हैं। साथ ही पुलिस उस वेयरहाउस की भी तलाश और हर 8 पीस के अंदर ड्रग्स छुपाए हुए मिले थे। ये खबर सुनकर उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन्वू बिना देर किए उसके हाथों में भी हैंडकफ्स लगा देता है। तब जूह्योन उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अगली बार पासवर्ड 1 2 3 4 5 मत रखना। गुस्से से भरकर वो औरत उसे गालियां देती रहती है, जबकि पुलिस उसे लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिन्वू का मैसेज आता है। ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग का राज खोलने की इन्फॉर्मेशन देने के बदले जूह्योन को 10 मिलियन येन का रिवॉर्ड मिलने वाला था। ये सुनकर जूह्योन खुश हो जाता है। अब उसके पास रेलिक्स ढूंढने के लिए जरूरी पैसे आ चुके थे। वो सोचता है कि आज जल्दी घर जाकर आराम करेगा और अगले दिन से अपना असली मिशन शुरू करेगा। लेकिन तभी एक जबरदस्त धमाके की आवाज गूंजती है। जूह्योन तुरंत उस तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचते ही वो देखकर हैरान रह जाता है। जहां उसका अपार्टमेंट हुआ करता था, वहां अब एक रहस्यमयी टूम्ब घड़ी थी। उसे समझ नहीं आता कि ये उसके लिए अच्छी खबर है या बुरी। फिर भी वो बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ता है। आसपास के लोग घबराए हुए थे और मिलिट्री सोल्जर्स पूरे एरिया को घेर चुके थे। तब उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि इस देश की गवर्नमेंट को अभी तक टूम्स की असली वैल्यू का पता नहीं है। इसीलिए प्लान ये है कि इस टूम को उड़ा दिया जाए, इससे पहले कि कोई और इसके राज जान पाए। लेकिन बात करते करते उसकी नजर एक दूसरे एक्सकवेटर पर पड़ती है। हैरानी से वो पूछती है कि रिपब्लिक ऑफ बेंट की एक्सकवेशन टीम यहां क्या कर रही है। सामने खड़ा आदमी केंजी भी उल्टा सवाल करता है। वो कहता है कि जब ये ऑपरेशन अमेरिका का नहीं है तो लिंडा और उसकी टीम यहां क्या कर रही है। दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं कि टूम का खजाना कौन ले जाएगा। ये सब देखकर जूहियन थोड़ा घबरा जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी फॉरेन एक्सकवेशन टीम्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज यहां पहुंच जाएंगी। लेकिन फिर वो उनकी बातें सुनता है। वो लोग टूम को ब्लास्ट करके खोलने की प्लानिंग कर रहे थे। ये देखकर जूहियन को सुकून मिलता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इन लोगों को टूम्स की असली नॉलेज बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से उसका काम और आसान हो गया। तभी उसकी नजर जमीन पर चमकते हुए लाल अक्षरों पर पड़ती है। ये लेटर्स उसके पास से शुरू होकर सीधे टूम की तरफ जा रहे थे। जूह्योन उन्हें देखते ही पहचान लेता है। ये टूम ग्लिफ्स थे, एक तरह के खास निशान जो टूम का पूरा राज बता देते हैं। जो इंसान इन्हें पढ़ सकता है वो एंट्रेंस, हिडन पाथ्स और अंदर लगे डेंजरस ट्रैप्स तक पहले से जान सकता था। जूह्योन उन ग्लोइंग ग्लिफ्स का पीछा करता हुआ उनके बीच वाले पॉइंट तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो उन्हें पढ़ना शुरू करने वाला होता है, जैसे ही जूह्योन उन ग्लिफ्स को पढ़ना शुरू करता है, उसके सामने सिस्टम की एक और स्क्रीन खुल जाती है। उसे एक्सपर्ट क्रिप्टोग्राफर का टाइटल मिलता है। साथ ही उसकी एक नई F रैंक स्किल लिंग्विस्टिक्स भी अनलॉक हो जाती है, जिसकी मदद से वो किसी भी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता था। ये उसकी पहली क्वेस्ट के लिए जरूरी स्किल्स में से एक थी। लेकिन फिलहाल जूह्योन का पूरा ध्यान टूम के अंदर घुसने पर था।
ग्लिफ्स की मदद से वो तुरंत असली एंट्रेंस ढूंढ लेता है। फिर रेलिक नाइफ से उस जगह एक जोर का स्लैश मारता है। अगले ही पल जमीन फट जाती है और आसमान तक पहुंचने वाली एक चमकती हुई एनर्जी बीम निकल पड़ती है। टूम का एंट्रेंस खुल चुका था। ये नज़ारा देखकर लिंडा और केंजी दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्होंने पहले कभी किसी टूम को इस तरह खुलते हुए नहीं देखा था। लिंडा की टीम का एक आदमी चिल्लाकर बताता है कि एंट्रेंस खुल गया है। ये सुनते ही केंजी सबसे पहले उस रोशनी की तरफ दौड़ता है। लिंडा भी उसके पीछे भागती है। दोनों बिना सोचे समझे उस गहरे गड्ढे में छलांग लगा देते हैं जहां से एनर्जी बाहर निकल रही थी। उधर जूहियोन बिल्कुल शांत था। वो एक लाइटर जलाता है और उसकी रोशनी में दीवारों पर बने ग्लिफ्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसे पूरा यकीन था कि वही रास्ता सही है। कुछ देर बाद वो एक बड़े से खुले चेंबर में पहुंचता है। बीच में एक बिल्कुल साफ और शांत झील थी। जूहियोन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे इसी जगह का इंतजार था। वो बिना झिझक अपनी रेलिक नाइफ उठाता है और सीधा झील के अंदर फेंक देता है। कुछ ही पल बाद पानी जोर जोर से हिलने लगता है। झील के अंदर से एक बहुत बड़ा बोलने वाला सांप बाहर निकलता है। वो गहरी आवाज में पूछता है, इस बार कौन सा बदनसीब अपना खजाना झील में गिरा गया? जूहियोन आराम से उससे हाथ हिलाकर हेलो करता है। उसकी इतनी कैजुअल हरकत देखकर सांप बिल्कुल खुश नहीं होता। फिर भी वो उस पर हमला नहीं करता। वो अपना मुंह खोलता है और दो चमकती हुई नाइफ दिखाते हुए पूछता है, बताओ तुम्हारी नाइफ कौन सी है, सोने वाली या चांदी वाली? जूहियोन इस ट्रायल को अच्छी तरह जानता था। ये रेलिक गोल्ड एंड सिल्वर एक्स वाली पुरानी कहानी पर बेस्ड थी, जहां एक ईमानदार लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी खो देता है और बदले में उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिलती है। जूहियोन समझ गया कि ट्रायल का जवाब क्या होना चाहिए। वो शांत आवाज में कहता है, इन दोनों में से कोई भी मेरी नहीं है। ये सुनकर सांप तीसरी नाइफ निकालता है। इस बार वो जूहियोन की असली नाइफ थी। वो पूछता है, क्या ये तुम्हारी है? जूहियोन जानता था कि अगर वो सिर्फ हाँ बोल दे तो उसे अपनी नाइफ के साथ रेलिक भी मिल जाएगी, लेकिन इस बार वो आसान रास्ता नहीं चुनना चाहता था। वो कहता है कि पहले नाइफ को पास से देखना चाहता है। सांप बिना शक किए उसकी बात मान लेता है। जैसे ही नाइफ जूहियोन के हाथ में आती है, वो बिना एक सेकंड गवाए सीधा सांप पर वार कर देता है। नाइफ उसके शरीर को चीर देती है। सांप दर्द से तड़प उठता है और हैरानी से पूछता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस अपना काम कर रहा था। जूहियोन ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मुझे तुम जैसी चीजों पर भरोसा नहीं है। ये सुनते ही सांप अपने लंबे शरीर से उसे चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन जूहियोन बिल्कुल नहीं घबराता। वो कहता है कि ट्रायल क्लियर करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि रिवॉर्ड सच में मिलेगा, और अगर रेलिक मिल भी जाए तो मुमकिन है वो इंसान को पागल या खूनी बना दे। ये बात सुनकर सांप एकदम सन्न रह जाता है। हैरानी से पूछता है, तुम्हें ये राज कैसे पता है? जूहियोन को अपनी पिछली जिंदगी की एक खबर याद आ जाती है। उस वक्त ये गोल्ड एंड सिल्वर एक्स रेलिक अमेरिका में मिली थी, लेकिन उसका मालिक धीरे धीरे एक खतरनाक सीरियल किलर बन गया था। सांप अचानक गुस्से में उस पर हमला कर देता है, लेकिन जूहियोन तुरंत साइड में हट जाता है। एक ही जंप में वो सांप के सर पर चढ़कर अपनी नाइफ उसके सर में घुसा देता है। सांप दर्द से चीखता है और कहता है कि इतना काफी नहीं है। जूहियोन और ज्यादा ताकत लगाकर नाइफ को और अंदर धकेल देता है। सांप दर्द से तड़पता हुआ पूरी झील में इधर उधर भागने लगता है। जूहियोन उसके ऊपर मजबूती से चिपका रहता है। ये राइड किसी खतरनाक रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। इसी दौरान जूहियोन सोचता है कि रेलिक को अपना बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है अफिनिटी, जहां भरोसे की वजह से रेलिक खुद ओनर को एक्सेप्ट करती है। दूसरा होता है डोमिनेंस, जहां ताकत से रेलिक को झुकाया जाता है। और तीसरा होता है कंपैटिबिलिटी, जब रेलिक और उसका यूजर एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हैं। इस वक्त जूहियन दूसरा तरीका यूज कर रहा था। वो अपनी ताकत से सांप को मजबूर कर रहा था कि वो उसके सामने झुक जाए। सांप हार नहीं मानता। वो जूहियन को गिराने के लिए सीधा झील के अंदर घुस जाता है, लेकिन जूहियन उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो जोर से चिल्लाता है, मेरी बात मान लो वरना मैं तुम्हें पूरी तरह तबाह कर दूंगा। आखिरकार सांप की हिम्मत टूट जाती है। वो दर्द से रुकने की भीख मांगता है। उसके शरीर की सारी स्केल्स धीरे धीरे सुनहरी होकर गिरने लगती हैं। फिर उसका पूरा शरीर पानी में बदल जाता है और अगले ही पल वो पानी 2 चमकती हुई रेलिक्स में बदल जाता है, गोल्ड एक्स और सिल्वर एक्स। जूहियन के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। इस बार उसने रेलिक तो हासिल कर ली, और सबसे बड़ी बात, बिना उसके खतरनाक साइड इफेक्ट के। तब उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन दोबारा खुलती है। उसे टूम सर्वाइवर का नया टाइटल मिलता है। साथ ही एक और स्किल अनलॉक होती है, टूम एक्सकवेशन। ये स्किल उसकी टूम्स को समझने की एबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जूहियन खुश हो जाता है। अब उसकी पहली क्वेस्ट पूरी करने के लिए बस एक ही स्किल अनलॉक करना बाकी था। अपने नए स्टेटस को चेक करते वक्त जूहियन के सामने एक और सिस्टम विंडो खुलती है। उसमें लिखा होता है कि उसे अब्यूजर ऑफ रेलिक्स नाम का नया टाइटल मिल गया है। इस टाइटल से उसकी डोमिनेशन पावर बढ़ जाती है, लेकिन रेलिक्स के साथ अफिनिटी कम हो जाती है। जूहियन को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती, क्योंकि इस बार उसका इरादा दुनिया के हर रेलिक को अपने कंट्रोल में लेना है।
इसी बीच उसे 2 एक्सप्लोरर्स के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो चुप कर देखने लगता है। केंशी बिना कुछ जाने अपना रेलिक झील के अंदर फेंक देता है। जुहियन को उस पर थोड़ी तरस आती है, क्योंकि टूम का ट्रायल पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है। वो उसकी बेइज्जती देखने के बजाय वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ केंशी परेशान हो रहा होता है। एक प्रॉफिट ने उससे बताया था कि सिर्फ रेलिक को लेक में फेंकने से ट्रायल शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लिंडा उससे पूछती है कि क्या रिपब्लिक ऑफ बेंट के पास वाकई प्रोफेसी रेलिक है, लेकिन केंशी बात को टालने की कोशिश करता है। तभी पूरा टूम जोर से हिलने लगता है और छत टूटकर गिरने लगती है। दोनों बिना वक्त गवाए भाग निकलते हैं, वरना मलबे के नीचे दब जाते। इसी दौरान रियोन के पुराने आदमी उसके ऑफिस में बची हुई कीमती चीजें ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ब्लॉन्ड थग वू गुस्से में जूहिन को गाली देता है और बोलता है कि अब वो नया बॉस बनेगा और एक दिन उसे सबक सिखा देगा। लेकिन जैसे ही जूहिन का फोन आता है, उसकी सारी हिम्मत हवा हो जाती है और वो घबराकर जमीन पर गिर पड़ता है। डरते डरते फोन उठाते ही जूहिन उससे डांट लगाता है कि कॉल उठाने में इतनी देर क्यों हुई। वो सीनियर होने का रौब दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जूहिन सीधा उसे चुप रहने को बोलकर एक काम दे देता है। उधर केंशी अपने हेडक्वार्टर्स को मिशन फेल होने की रिपोर्ट देता है। तब उसे पता चलता है कि उसके निकलने के बाद एक और प्रोफेसी मिली थी। उसमें लिखा था कि एक लोकल आदमी उससे पहले रेलिक हासिल कर लेगा। ये सुनकर केंशी और भी भड़क उठता है। हेडक्वार्टर्स वाला समझाता है कि प्रॉफिट जापानीज लिखाई हमेशा सही नहीं पढ़ पाता। फिर भी वो वार्निंग देता है कि जिस आदमी ने इस डंजन को क्लियर किया है, उससे हमेशा सावधान रहना, क्योंकि प्रोफेसी के मुताबिक वही एक दिन दुनिया को निगल जाएगा। इसी वक्त जूहीन वू को अपना असली मिशन बताता है। उसे दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट ऑक्शन हाउस माइडस में घुसना है और वहां जैक केमन नाम के आदमी को ढूंढना है। वो हैरान होकर पूछता है कि उन जैसे आम लोग इतनी बड़ी ऑक्शन में एंट्री कैसे लेंगे। जूहीन सीधा जवाब देता है कि ये उनकी प्रॉब्लम है। पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा खर्चा और पेमेंट वो खुद देगा। लेकिन अगर उन्होंने उसका काम मना किया तो वो उन सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतनी धमकी ही उन बदमाशों को मान जाने के लिए काफी होती है। काम सेट करने के बाद जूहीन अगले रैली हाथ की तैयारी करता है। रास्ते में उससे खबर मिलती है कि एक और आदमी ने सेप्पुकू कर लिया है। सिर्फ 1 महीने में ये चौथा केस होता है। जूहीन को इसमें कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि पिछली टाइमलाइन में भी टूम्स के आने से पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। चलते चलते उसकी टक्कर अचानक केंशी से हो जाती है। केंशी तुरंत उससे तमीज का लेक्चर देने लगता है। जूहीन उसे पहचान लेता है, क्योंकि वो पहले वाले टूम में मिल चुका था। उसे याद आता है कि रिपब्लिक ऑफ बेंट के पास प्रोफेसी रेलिक है। अगर केंशी यहाँ मौजूद है तो इसका मतलब आसपास बहुत जल्दी एक नया टूम खुलने वाला है। जुहियान आसानी से महसूस कर लेता है कि केंशी के पास भी एक रेलिक है, क्योंकि वो अपनी ऑरा छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहा। जानबूझकर उसे इग्नोर करके जुहियान उससे और चढ़ाता है। जब केंशी उसका रास्ता रोकता है तब जुहियान अपनी बियर उसके चेहरे और कपड़ों पर गिरा देता है। गुस्से से भरा केंशी बोलता है कि ड्राई क्लीनिंग का बिल भरने के लिए तैयार रहना। जुहियान हंसता हुआ कहता है कि वो सिर्फ एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट है। कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत होने को बोलता है और उसी पल चालाकी से उसका रेलिक चुरा लेता है। साथ ही अपना आईडी नीचे गिरा देता है ताकि केंशी का ध्यान वहीं चला जाए। तभी जमीन फिर से कांपने लगती है और आसमान अंधेरा हो जाता है। जुहियान तुरंत समझ जाता है कि एक और नया टूम मैनिफेस्ट हो गया है, इसलिए बिना देरी किए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ केंशी खुश होता है कि प्रोफेसी एक बार फिर सच निकली। लेकिन उसी वक्त हेडक्वार्टर्स से उसका फोन आता है। उन्हें अभी अभी एक नई प्रोफेसी मिली होती है। उसमें बताया जाता है कि गोल्ड और सिल्वर एक्स पाले वाला जापानीज लड़का इसी एरिया में मौजूद है। ये सुनकर केंशी का चेहरा बदल जाता है, और जब दूसरी प्रोफेसी में उसे खासकर अल्कोहल से सावधान रहने की वार्निंग मिलती है तो वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे ही अल्कोहल वाली प्रोफेसी सुनता है, केंशी के दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस लड़के की वो तलाश कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जुहियन ही है। अगले ही पल हालात और खराब हो जाते हैं। जमीन सिर्फ हिलती नहीं बल्कि हर तरफ से तलवारें घास की तरह बाहर निकलने लगती हैं। उनके साथ आसमान तक पहुंचने वाली रोशनी के बड़े बड़े पिलर्स पूरे शहर में फैल जाते हैं। ये सब देखकर जुहियन भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन आसपास फैली दहशत और लोगों के दिमाग पर छाई खौफ की फीलिंग को महसूस करके वो समझ जाता है कि इस बार सामने वाला रेलिक आम नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद उसकी नजर टूटी हुई तलवारों के बीच रखी एक खास तलवार पर पड़ती है। वो तुरंत पहचान लेता है कि यह लेजेंडरी मुरामासा सोर्ड का टूम है। मुरामासा पुराने जापान का मशहूर सोर्ड्समैन था, जिसकी बनाई हुई तलवारें अपनी बेइंतहा धार के लिए जानी जाती थीं। कहते हैं उसकी सबसे खतरनाक तलवार से एक सामुराई ने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। उसी खूनी वाकये के बाद इस तलवार को श्रापित माना जाने लगा। अपनी पिछली जिंदगी को याद करके जुहियान समझ जाता है कि मुरामासा का टूम्ब इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक टूम्स में से एक था, और इस बार भी हालात बिल्कुल वैसे ही हैं।
तभी सिस्टम वार्निंग देता है कि टूम की खून की प्यासी ऑरा उसके शरीर को चीर रही है। जूहान अपना हाथ देखता है तो उसकी स्किन सच में जलने लगती है। वो समझ जाता है कि एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए तुरंत एंट्रेंस ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि ये टूम उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। काफी देर तक भटकने के बाद भी एंट्रेंस नहीं मिलता और वो थक कर चूर हो जाता है। उसे अफसोस होता है कि काश वो थोड़ी देर और केंशी के साथ रहता, कम से कम एंट्रेंस की डायरेक्शन तो पता चल जाती। तभी पास से एक औरत की जोर की चीख सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक बड़े गड्ढे तक पहुंचता है जहां कई लोग फंसे हुए होते हैं। उनके बीच एक लड़की पूरी तरह पागल सी हो चुकी होती है। सब लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी खून की प्यास इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसकी ब्याकुगान जाग चुकी होती है। जीहन तुरंत समझ जाता है कि रेलिक ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अगर उसने किसी को जरा सा भी काट दिया तो वो भी उसी तरह पोजेस हो जाएगा। उसी वक्त उसकी नजर नीचे जाने वाले एक पुल पर पड़ती है। वो तुरंत पहचान लेता है कि ये ब्रिज तभी खुलता है जब कोई सैक्रिफाइस दिया जाए। जीहन पिट में फंसे लोगों से पूछता है कि क्या एक जापानीज आदमी यहां सब कुछ करके भाग गया था। एक आदमी हाँ में जवाब देता है। वो बताता है कि एक अजीब सा जापानीज आदमी कोई अनजाना गाना गाने लगा था। उस गाने के बाद ही ये गड्ढा खुल गया। फिर उसने सबको अंदर धक्का दे दिया और खुद भाग निकला। जीहन को पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। खुशकिस्मती से उसके पास एक नया रेलिक था जो इस मुश्किल में काम आ सकता था। वो केंची से चुराया हुआ रेलिक बाहर निकालता है। उसके अंदर एक रोप ब्रेसलेट और ग्लास केस में रखा हुआ मच्चा डेजर्ट होता है। जीहन इसे तुरंत पहचान लेता है। ये उस पुरानी कहानी का रेलिक था जिसमें दो बहन भाई बाद में सूरज और चांद बन गए थे। कहानी के मुताबिक एक टाइगर ने उनकी मां पर हमला किया था। मां ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मच्चा केक दिया। बाद में जब टाइगर बच्चों पर टूट पड़ा तब आसमान से एक पवित्र रस्सी उतरकर उनकी जान बचा लेती है। इसी पल सिस्टम अनाउंस करता है कि जूहियान ने अपनी क्वेस्ट के लिए चौथी स्किल भी अनलॉक कर ली है। इस स्किल का नाम निम्बल फिंगर्स होता है। अब वो किसी भी आइटम को सिर्फ छूते ही समझ सकता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही उसकी रुकी टूम रीडर वाली ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो ऑफिशियली एक असली टूम रीडर बन जाता है। सिस्टम बताता है कि टूम से बाहर निकलते ही वो अपना रिवॉर्ड भी क्लेम कर सकता है। परफेक्ट टाइमिंग देखकर जूहियान मुस्कुरा देता है। सेलिब्रेशन के लिए वो सीधा उस गड्ढे में छलांग लगा देता है और बर्ज़र्क लड़की का सामना करता है। लड़की पागलपन में उस पर टूट पड़ती है, लेकिन जूहियान आराम से उसके हर वार को रोक देता है और उसे पीछे ढकेल देता है। फिर वो रोप ब्रेसलेट एक्टिवेट करके उसकी तरफ फेंकता है। जादुई रस्सी पल भर में लड़की को कसकर बांध देती है और रेलिक का कंट्रोल टूट जाता है। लड़की होश में आते ही जूहियान सबसे पूछता है कि वो जापानी आदमी किस तरफ गया था। लोग बताते हैं कि वो ब्रिज पार करके बिल्डिंगों की तरफ भाग गया। जूहियान तुरंत समझ जाता है कि प्रोफेसी रेलिक की मदद से उस आदमी को टूम की पूरी जानकारी थी, इसीलिए वो सीधा एंट्रेंस की तरफ ही गया होगा। तभी होश में आई लड़की शर्माते हुए बोलती है कि क्या वो इस अजीब रस्सी को हटा सकता है, क्योंकि वो गलत जगहों पर बहुत ज्यादा कस रही है। जूहियान बिना कुछ बोले रस्सी को वापस अपने हाथ में बुला लेता है। फिर पिट में फंसे सब लोगों से कहता है कि बाहर निकलने के बाद उस जापानीज आदमी को पकड़ने में उसकी मदद करें। उधर केंशी ब्रिज पार करके उस जगह पहुंच चुका होता है जहां रेलिक छुपा होने की प्रोफेसी थी। कुछ ही देर में उसे सही गड्ढा मिल जाता है और वो अंदर फिसलकर उतर जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब तक सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा है और रेलिक बस उसके हाथ लगने ही वाला है। केंची को पूरा यकीन होता है कि उसने सारे गवाहों को रास्ते से हटा दिया है। अब उसके लिए सिर्फ एक काम बचा था, मुरामासा ब्लेड हासिल करना। उसका मानना था कि जैसे ही ये तलवार उसके हाथ लगेगी वो सीधा जूहियान के पास जाकर उससे सबक सिखा देगा। मुरामासा के साथ वो खुद को अजय समझ रहा था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा देर टिक नहीं पाता। टूटी हुई तलवारों के ढेर में उसे असली मुरामासा कहीं नहीं मिलती और धीरे धीरे उसका सब्र टूटने लगता है। तभी वही लोग जिन्हें उसने पहले गड्ढे में फंसा दिया था वहां पहुंच जाते हैं। सब मिलकर केंशी की पिटाई शुरू कर देते हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब बाहर निकले कैसे और सिर्फ उनके वार से बचने की कोशिश करता रहता है। मार खाते खाते उसकी नज़र भीड़ के उस पार खड़े जूहान पर पड़ती है, जिसके हाथ में गोल्डन एक्स होती है। उसी पल केंशी को समझ आ जाता है कि असली चाल किसने चली थी। जूहान हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होने के बाद भी केंशी एक काम ढंग से नहीं कर पाया। उसके बाद जूहान गोल्डन एक्स को रडार की तरह इस्तेमाल करता है। पूरे गड्ढे को स्कैन करने के बाद उसे असली मुरामासा ब्लेड की लोकेशन मिल जाती है। वो अपना हाथ बढ़ाता है और तलवार सीधा उसकी तरफ उड़कर आ जाती है, बिल्कुल थॉर के हैमर की तरह। मुरामासा भी जैसे अपने नए मालिक को पाकर खुश हो जाती है। तलवार बोलती है कि अगर जूहान उससे 10 इंसानों का खून पिला दे तो वो अपनी असली शक्ति और रूप वापस पालेगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे हमेशा के लिए इसी टोम में कैद रहना पड़ेगा। केंशी हैरान रह जाता है कि एक तलवार बोल भी सकती है।
जूहान शांत होकर पूछता है कि क्या यही स्टॉर्म का ट्रायल है। मुरामासा जोर से हंस पड़ती है और उसे तुरंत कत्ल शुरू करने के लिए कहती है। लेकिन जूहान का प्लान कुछ और ही होता है। ट्रायल मानने के बजाय वो अपनी डोमिनेंस एबिलिटी मुरामासा पर यूज करता है और हुक्म देता है कि अपनी सारी क्लोन्स को खुद में अब्सॉर्ब कर ले। तलवार गुस्से में उसे बेवकूफ कहती है, लेकिन जूहान के कंट्रोल के सामने उसकी एक नहीं चलती। मजबूरन मुरामासा अपनी सारी टूटी हुई कॉपीज को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। पूरा इलाका जोर से कांप उठता है। धीरे धीरे सारी क्लोन्स उसमें समा जाती हैं और कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। अब जूहान के हाथ में पूरी तरह रिपेयर हुई मुरामासा ब्लेड होती है, जिससे नीली आग निकल रही होती है। ये नज़ारा देखकर केंशी की बोलती बंद हो जाती है। उसने पहली बार किसी को रेलिक को इस तरह पूरी तरह कंट्रोल करते देखा था। इसी बीच लोग रोप की मदद से गड्ढे से बाहर निकलने लगते हैं। मौका देखकर केंशी भी चुपके से उनके साथ निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जूहान की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो उसे रोककर कहता है कि बाकी सब जा सकते हैं, लेकिन केंशी नहीं। अपनी जान बचाने के लिए केंशी तुरंत घुटने टेक देता है और माफी मांगने लगता है। वो जूहान को अपनी टीम ज्वाइन करने को ऑफर भी देता है। कहता है कि टूम रीडर्स को बहुत पैसे मिलते हैं और उनके पास फ्यूचर गाइड नाम का प्रोफेसी रेलिक भी है। जूहान पूछता है कि उसने सुना है फ्यूचर गाइड को सिर्फ एक ही इंसान यूज कर सकता है। केंची जवाब देता है कि एक कंपनी है जो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल देती है। ये सुनकर जूहान थोड़ा इंप्रेस होता है, लेकिन जैसे ही केंची उस कंपनी का नाम TKBM बताता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। तब तक सारे सिविलियंस बाहर निकल चुके होते हैं और जूहान सीधा केंशी की तरफ बढ़ता है। बिना कुछ कहे वो उसके पेट में जोर की लात मारता है और उसे दोबारा गड्ढे के अंदर गिरा देता है। खुद बाहर चढ़ते हुए वो केंशी को वहीं छोड़ देता है। केंशी चीख चीख कर उसे साथ ले जाने की भीख मांगता है, लेकिन जूहान बस मुस्कुराकर कहता है कि अपनी मदद के लिए TKBM को बुला लेना। इतना कहकर वो टूम को बंद होने का हुक्म दे देता है। केंशी की रहम की पुकार धीरे धीरे पत्थरों की गिरने की आवाज में दब जाती है और कुछ ही पलों में पूरा टूम उसके ऊपर बंद हो जाता है। उसी रात न्यूज़ चैनल्स इस अजीब हादसे की कवरेज दिखाते हैं। रिपोर्टर्स बताते हैं कि शहर के बीच आया अर्थक्वेक देखते ही देखते एक खौफनाक डिजास्टर में बदल गया, जहां जमीन और दीवारों से तलवारें बाहर निकल आई थी। रिस्की ऑपरेशन अभी भी चल रहा होता है। बचकर निकले लोग मीडिया को बताते हैं कि इस सब के पीछे एक जापानीज आदमी का हाथ था। ये खबर जापान तक भी पहुंच जाती है। प्राइम मिनिस्टर गुस्से में एक्सकेवेशन आर्मी के चीफ मोरी को जोरदार डांट लगाता है। मोरी सफाई देता है कि उनके प्रोफेसी रेलिक ने पहले ही एक कोरियन लड़के के बारे में वार्निंग दी थी और सारी दिक्कत उसी की वजह से हुई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं होता। उसके हिसाब से एक्सकेवेशन आर्मी का काम ही उस लड़के को खत्म करना था। मोरी चुपचाप डांट सुन लेता है और फिर कहता है कि इतनी चिंता की जरूरत नहीं है, फ्यूचर गाइड रेलिक की मदद से वो जूहान को ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो रेलिक सिर्फ उसी इंसान को ट्रैक कर सकता है जिस पर पहले से उसका मार्क लगा हो। मोरी शांत रहकर कहता है कि बात सही है, लेकिन फ्यूचर गाइड ने केंशी को मार्क किया हुआ था और क्योंकि केंशी का सामना जूहान से हो चुका है, इसी कनेक्शन के थ्रू वो जूहान तक भी पहुंच सकते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर मोरी को हुक्म देते हैं कि चाहे जो करना पड़े जूहान को ढूंढ निकालो। उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि जूहान की वजह से पूरी दुनिया के सामने जापान की बदनामी हुई थी। उधर जूहान एक होटल के बाथरूम में खड़ा अपनी चोटों का जायजा ले रहा होता है। उसकी नजर अपने हाथ पर पड़े जलने के निशानों पर जाती है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये मुरामासा ब्लेड को जबरदस्ती डोमिनेट करने का साइड इफेक्ट है। वो जानता था कि जितना पावरफुल रेलिक होता है, उसे फोर्सफुली कंट्रोल करने की कीमत भी उतनी ही भारी चुकानी पड़ती है। जूहान खुद से कहता है कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अगला स्टॉप टूम नहीं, सीधा हॉस्पिटल होगा। तभी सिस्टम की विंडोज के सामने खुल जाती है। टूम से बाहर निकलने के बाद अब उसकी क्वेस्ट ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी थी और रिवॉर्ड लेने का वक्त आ गया था। सिस्टम उससे एक सवाल पूछता है, आगे की जिंदगी के लिए वो कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। पहला था पाथ ऑफ एफिनिटी और दूसरा पाथ ऑफ डोमिनेंस। हेल्थ पर होने वाले नुकसान के बारे में सब कुछ जानते हुए भी जूहान बिना झिझक पाथ ऑफ डोमिनेंस चुन लेता है। उसके लिए यही एक सही रास्ता था। डिसीजन कंफर्म होते ही सिस्टम बताता है कि रिवॉर्ड दे दिया गया है। जूहान एक्साइटेड होकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो अपनी जेब चेक करता है और उसे एक छोटी सी चमकदार टैबलेट मिलती है। सिस्टम बताता है कि ये एक फूड टाइप कंज्यूमेबल रेलिक है। जूहान कुछ पल उस टैबलेट को देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि इसे खाना भी चाहिए या नहीं। फिर वो कंधे उचकाकर कहता है, जो होगा देखा जाएगा, और बिना और सोचे सीधा गोली निगल लेता है। टैबलेट इतनी कड़वी होती है कि उसका चेहरा बिगड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल कमाल हो जाता है। उसके हाथ के सारे जलने के निशान और बाकी चोट पल भर में गायब हो जाते हैं। सिस्टम उसे रिवॉर्ड मिलने की बधाई देता है।
सिर्फ उसकी इंजरीज ही हील नहीं हुई थी, बल्कि उसे एक नई स्किल भी मिल गई थी, जिसका नाम था टॉलरेंस। अब उसका शरीर रेलिक्स के पॉइजन और डोमिनेशन के साइड इफेक्ट्स को पहले से काफी बेहतर तरीके से झेल सकता था। जोहियान तुरंत समझ जाता है कि ये स्किल उसके लिए कितनी कीमती है। अब हर डोमिनेशन बैटल के बाद उसे इतना ज्यादा डैमेज सहना नहीं पड़ेगा। उसके दिमाग में तुरंत वो काला क्रो रेलिक आता है। उसे शक होता है कि शायद ये सब उसी की प्लानिंग हो, लेकिन जैसे हमेशा होता था, इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो अभी इसी बारे में सोच ही रहा होता है कि सिस्टम एक और नोटिफिकेशन दिखा देता है। यू हैव बीन मार्क्ड बाय एन एस रैंक रेलिक, योर फ्यूचर इज बीइंग रेड। ये मैसेज देखते ही जोहियान सब समझ जाता है। उससे पता चल जाता है कि जापान का फ्यूचर गाइड रेलिक उस पर नजर रख चुका है और जापानीज गवर्नमेंट अब उसके पीछे पड़ने वाली है। अपनी पिछली जिंदगी की याद से उसे फ्यूचर गाइड के बारे में सब कुछ याद था। ये रेलिक पुराने जापानीज प्रोफेसी बुक की कहानी पर बेस्ड था। बाकी रेलिक्स की तरह ये टूम के अंदर नहीं मिलता था, ये खुद अपने ओनर को ढूंढ लेता था। पिछली जिंदगी में भी ये रेलिक ससाकी नाम की एक स्कूल गर्ल के पास गया था। जोहियान को पूरा यकीन था कि इस बार भी उसका ओनर वही लड़की है। उसे याद था कि जापानीज गवर्नमेंट ने रेलिक मिलते ही ससाकी को अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया था और उसके लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ससाकी पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी और पुरानी जापानीज लैंग्वेज में लिखी प्रोफेसीज को ठीक से समझ ही नहीं पाती थी। आखिरकार एक ताकतवर आदमी ने उसकी जान ले ली और फ्यूचर गाइड रेलिक अपने कब्जे में कर लिया था। इस बार जोहियान ने फैसला कर लिया कि वो हिस्ट्री को दोबारा रिपीट नहीं होने देगा। इसी सोच के साथ वो तुरंत जापान की फ्लाइट पकड़ लेता है। उधर ससाकी अपनी नॉर्मल जिंदगी एंजॉय कर रही होती है, तभी उसका मैनेजर उसे याद दिलाता है कि फ्यूचर गाइड पढ़ने का वक्त हो गया है। ससाकी का बिल्कुल मन नहीं होता, फिर भी वो मजबूरी में किताब खोल लेती है। मैनेजर उससे कहता है कि चाहे कुछ समझ आए या ना आए, जो भी लिखा दिखे सब कॉपी करती रहना। लेकिन जैसे ही ससाकी अगला हिस्सा पढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो जोर से चीख पड़ती है। किताब के अंदर साफ लिखा होता है कि बहुत जल्द उसकी मौत होने वाली है। इसी वक्त जूहान जापान पहुंच चुका होता है। बाहर से देखो तो वो आराम से असली जापानीज सुशी का मजा ले रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस एक चीज का इंतजार कर रहा था, जापानीज गवर्नमेंट कब उस पर पहला वार करेगी। जूहान के होटल रूम के बाहर जापान की एक्सकवेशन आर्मी के सोल्जर्स पहले से ही घेरा डाले खड़े होते हैं। अटैक शुरू करने से पहले वो एक और प्लान बनाते हैं। वो ससाकी को सुशी की प्लेट देकर रूम के अंदर भेजना चाहते हैं। ससाकी घबराकर पूछती है कि वो उस आदमी के पास क्यों जाए जो शायद उसकी जान लेने आया है। सोल्जर्स उसे समझाते हैं कि उसे सिर्फ इतना करना है कि फ्यूचर गाइड का मार्क जूहान पर और मजबूत हो जाए। उनका कहना होता है कि जूहान उसकी असली पहचान नहीं जानता, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं होगा। डरते डरते ससाकी रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जूहान पर पड़ती है, सब कुछ उल्टा हो जाता है, क्योंकि उसकी कमजोरी हमेशा से के पॉप आइडल जैसे हैंडसम लड़के रहे थे और जूहान बिल्कुल वैसे ही दिखता था। एक ही पल में ससाकी उस पर फिदा हो जाती है। उधर जूहान उसकी रेलिक ऑरा महसूस कर लेता है और तुरंत अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार हो जाता है। बाहर खड़ी एक्सकवेशन आर्मी समझती है कि ससाकी खतरे में है, इसलिए वो ग्राउंड टीम को तुरंत अंदर घुसने का ऑर्डर देती है। लेकिन उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब ससाकी खुद उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। वो बस अपने क्रश के साथ अकेले वक्त बिताना चाहती थी। फिर चुपके से अपना फोन जूहान को दिखाती है। मैसेज में लिखा होता है कि वो उसे पहली नजर में ही पसंद कर बैठी है। ये देखकर जूहान भी कुछ पल के लिए पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके दिमाग में एक नया प्लान आ जाता है। फ्यूचर गाइड रेलिक चुराने के लिए ये मौका उसके लिए परफेक्ट था, इसलिए वो ससाकी का डेट वाला प्रपोजल मान लेता है। उधर बाहर सोल्जर्स और इंतजार नहीं करते और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अटैक करते हैं, एक जोर का धमाका होता है। अगले ही पल सब सोल्जर्स हवा में लटके हुए नजर आते हैं। जादुई रस्सी ने उन सबको बांधकर छत से लटका दिया होता है। थोड़ी देर बाद जुएन आराम से रूम से बाहर निकलता है। उसका हाथ ससाकी के कंधे पर होता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि अब जब कोई उन्हें परेशान करने वाला नहीं है, तो चलो किसी अच्छी जगह डेट पर चलते हैं। जूलियन कैजुअली ससाकी को बताता है कि एक्सकवेशन आर्मी काफी कावर्ड है, तभी तो उसने ससाकी जैसी लड़की को फ्रंट लाइंस पर भेज दिया। ससाकी हैरान होकर पूछती है कि जूलियन को ये सब कैसे पता, लेकिन जूलियन बस इतना कहता है कि उसके पास अपने सोर्सेस हैं। ससाकी भी उसकी बात से अग्री करती है। उसके अकॉर्डिंग एक्सकवेशन आर्मी हमेशा उस पर नजर रखती है और उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती रहती है। तभी जूलियन उसके सर पर हाथ रखकर सजेस्ट करता है कि दोनों मिलकर उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बस इतना सजेस्चर ही ससाकी को और ज्यादा जूलियन की तरफ अट्रैक्ट कर देता है। अब उसे लगने लगता है कि जूलियन उतना डेंजरस नहीं है जितना वो पहले समझ रही थी, और जब ससाकी उसकी आंखों में देखती है तो उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो जूलियन का फ्यूचर भी देख सकती है। इसी बीच ससाकी को याद आता है कि फ्यूचर गाइड वो घर पर ही भूल आई है, लेकिन
लेकिन अब उसे कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि जूलियन के साथ उसे उस गाइड की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कुछ ही देर बाद दोनों एक कॉफी शॉप पहुंचते हैं। ससाकी इसे एक नॉर्मल डेट समझकर काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन जूलियन का असली प्लान कुछ और ही था। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, जूलियन अचानक ससाकी के सामने नाइफ निकाल लेता है और उससे अपना फोन देने को कहता है। ससाकी घबरा जाती है, लेकिन जूलियन बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए उसका फोन जमीन पर रखकर पैर से कुचल देता है। फिर जूलियन रिवील करता है कि उसे ऑलरेडी पता है कि ससाकी के पास फ्यूचर गाइड है और अब वो चाहता है कि ससाकी उसके लिए कुछ काम करे। मजबूरी में ससाकी उसकी बात मान लेती है। दोनों कैफे के एक प्राइवेट कैबिन में चले जाते हैं और डोर बंद होते ही जूलियन उससे फ्यूचर गाइड की सारी प्रोफेसीज अपनी नोटबुक में लिखने का ऑर्डर देता है। ससाकी को समझ आ जाता है कि जिस डेट को लेकर वो इतनी एक्साइटेड थी वो सिर्फ एक ट्रैप था। वो जूलियन पर गुस्सा करती है और बताती है कि फ्यूचर गाइड तो वो घर पर छोड़ाई है, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन जूलियन उसे याद दिलाता है कि फ्यूचर गाइड को फिजिकली कैरी करना जरूरी नहीं। ससाकी अपने आर्म पर बने टैटू को टच करके अपना रेलिक वहीं समन कर सकती है। ससाकी रिलक्टेंटली उसकी बात फॉलो करती है और फ्यूचर गाइड उसके सामने अपीयर हो जाती है। जूलियन बिना टाइम वेस्ट किए उसे वार्निंग देता है कि एक भी प्रोफेसी मिस नहीं होनी चाहिए। फिर वो आराम से डिजर्ट एंजॉय करने लगता है, जबकि ससाकी एक के बाद एक फ्यूचर की प्रिडिक्शंस नोटबुक में कॉपी करना शुरू कर देती है। कुछ मिनट्स बाद जूलियन स्पून को ग्लास में गिराकर ससाकी का अटेंशन लेता है। उसे लगता है कि ससाकी बहुत स्लो काम कर रही है और अगर इसी स्पीड से लिखती रही तो टास्क कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ससाकी कंप्लेन करती है कि इतनी देर तक कंटिन्यूअसली लिखने की वजह से उसके हाथ दर्द करने लगे हैं। वो जूलियन को ऑफर देती है कि अगर वो उसे जाने दे तो वो फ्यूचर गाइड डायरेक्टली उसके हवाले कर देगी, लेकिन जूलियन डील एक्सेप्ट नहीं करता। वो बिल्कुल कैजुअली अपने फोन पर रील्स स्क्रॉल करता रहता है, जैसे उसके सामने कोई हॉस्टेज सिचुएशन हो ही ना। ससाकी अंदर ही अंदर खुद को ब्लेम करती है कि सिर्फ जूलियन के हैंडसम फेस की वजह से वो इतनी ईजिली उसके ट्रैप में फंस गई। उधर जूलियन भी फ्यूचर गाइड को लेकर कॉशियस है। अगर वो खुद उस एस रैंक रेलिक को फोर्सफुली डोमिनेट करने की कोशिश करता तो उसे बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते थे। मुरामासा ब्लेम के साथ जो हुआ था उससे भी सिचुएशन ज्यादा डिजास्ट्रस हो सकती थी। तभी जूलियन को बाहर से एक्सकेवेशन आर्मी के सोल्जर्स के आने की आवाज सुनाई देती है। स्टाफ उन्हें रूम के अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जूलियन समझ जाता है कि अब प्लान को जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो मुरामासा सोर्ड निकालता है और ससाकी को बताता है कि उसका काम अब खत्म हो चुका है। ससाकी का चेहरा तुरंत पीले पड़ जाता है। उसे लगता है जूलियन अब उसे मारने वाला है, इसलिए वो अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि वो उसके लिए और भी काम कर सकती है। जूलियन एक डिस्टर्बिंग स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है और स्वॉर्ड को नीचे स्विंग करता है, लेकिन ब्लेड ससाकी को हिट नहीं करता। इंस्टेड मुरामासा सीधा फ्यूचर गाइड को स्टैब कर देता है। ससाकी कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली कंफ्यूज रह जाती है। उसकी आंखों के सामने फ्यूचर गाइड वायलेंटली रिएक्ट करती है, पेजेस से लाइटनिंग निकलने लगती है और रेलिक जूलियन को कर्स करते हुए रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन एस रैंक रेलिक भी जूलियन के अटैक का सामना नहीं कर पाता। धीरे धीरे फ्यूचर गाइड का बॉडी ब्लैक स्मोक में ब्रेक अपार्ट होने लगता है और कुछ ही मोमेंट्स में वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। रेलिक के डिस्ट्रॉय होते ही ससाकी की आंखें ब्लैंक हो जाती हैं और वो काउच पर ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। लेकिन तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है। जूलियन ने वायलेंट रेलिक डिस्ट्रॉयर नाम का टाइटल अनलॉक कर लिया था। इस टाइटल की वजह से उसकी डोमिनेंस और बढ़ जाती है, लेकिन उसकी अफिनिटी और कम हो जाती है। इतना ही नहीं, सिस्टम उसे एक नई स्किल भी देता है, जायंट हंटर। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि जूलियन को खुद नहीं पता था कि इस स्किल का यूज कैसे करना है। तभी सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। एक्सकेवेशन आर्मी का चीफ मोरी अपने सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। उनका मिशन क्लियर था, जूलियन को अरेस्ट करना। लेकिन जैसे ही मोरी की नज़र जल चुके रिमेन्स पर पड़ती है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसके लिए ये सीन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मोरी बिना टाइम वेस्ट किए जूलियन को वहीं खत्म करने की धमकी देता है, लेकिन जूलियन बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है। वो मोरी की धमकी को सीरियसली लेने के बजाय एक स्ट्रेंज सा राइस केक रेलिक निकालता है और सीधा उनकी तरफ टॉस कर देता है। मोरी उसे कैच कर लेता है। वो एरोगेंट टोन में जूलियन को बताता है कि कोई सिंपल ट्रिक उसके ऊपर काम नहीं करेगी। मोरी को लगता है कि राइस केक रेलिक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी स्वीट अरोमा हवा में फैलती है और मोरी के साथ साथ उसके सोल्जर्स भी कंप्लीटली मेस्मराइज हो जाते हैं। अब किसी का फोकस जूलियन पर नहीं होता, सबकी नजर सिर्फ उस राइस केक पर टिक जाती है और सोल्जर्स उसे पाने के लिए बेचैन होने लगते हैं। मोरी अपनी अथॉरिटी का एडवांटेज लेकर गन सोल्जर्स पर तान देता है। वो अनाउंस करता है कि सीनियर होने के नाते राइस केक पहला हक उसका है। लेकिन सोल्जर्स भी पीछे हटने वाले नहीं होते। वो अपनी गन्स मोरी की तरफ कर देते हैं। टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि एक सोल्जर ट्रिगर दबा देता है और बुलेट मोरी के कान को बैरली ग्रेज करके निकल जाती है। मोरी का पेशेंस वहीं खत्म हो जाता है।
वो सीधा उस सोल्जर पर अटैक कर देता है और क्लियर कर देता है कि वो अपना राइस केक किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। बाकी सोल्जर्स भी आपस में भिड़ जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में पूरा ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहा होता है। और जब एक्सकवेशन आर्मी के सोल्जर्स राइस केक के लिए एक दूसरे को भूलकर फाइट कर रहे होते हैं, जूलियन क्वाइटली वहां से निकल चुका होता है। अगला सीन कोरिया जाने वाली प्लेन के अंदर जूलियन ससाकी की लिखी हुई प्रोफेसीज को चेक करता है। पेजेस पलटते हुए उसे फाइनली वही प्रिडिक्शन मिल जाती है जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। ये प्रोफेसी एक टेरिफाइंग ग्लोबल डिजास्टर के बारे में थी, ग्रेट इंट्यूनमेंट। इस कैलामिटी के वक्त पूरी दुनिया एक जाइगैंटिक टूम के अंदर ट्रैप हो जाएगी और इसी इवेंट के दौरान दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में ह्यूज नंबर में रेलिक्स अपीयर होंगे। जूलियन जानता है कि अगर फ्यूचर में ये डिजास्टर होने वाला है तो उसे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। उस प्रिपरेशन का पहला स्टेप है वेगस जाना, जहां उसके मिनियंस माइडस ऑक्शन हाउस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वेगस पहुंचने के बाद जूलियन को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलती है। उसके मिनियंस बताते हैं कि माइडस ऑक्शन हाउस में जेके इनिशियल्स वाले 3 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जूलियन को ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि उनमें से कौन सा आदमी उसके काम का है। उसका लॉजिक सिंपल था, अगर वो आदमी माइडस ऑक्शन हाउस के ऑक्शन में प्रेजेंट है तो चांसेस हाई हैं कि वहां कुछ पावरफुल रेलिक्स भी अवेलेबल होंगे। लेकिन जब जूलियन पब्लिकली रिलीज्ड ऑक्शन ब्रोशर चेक करता है तो उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी डाउन हो जाती है। ऑक्शन में कोई गॉड टियर रिलिक लिस्टेड ही नहीं होता। फिर भी जूलियन डिसाइड करता है कि कुछ इंटरेस्टिंग आइटम्स मिल रहे हैं तो बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसका लैकी वू ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसे पता है कि माइडस ऑक्शन हाउस की बिडिंग नॉर्मली 100 मिलियन से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम यह है कि जूलियन के पास अभी इतना कैश है ही नहीं। लेकिन जूलियन बिल्कुल सीरियस होता है। वो क्लियर कर देता है कि पैसा ना होने के बावजूद वो बिडिंग वॉर में एंटर करेगा। उसके लैकीज को समझ नहीं आता कि जूलियन बिना पैसे के वेगस ऑक्शन में बिड करने का प्लान कैसे बना रहा है। जूलियन बस उन्हें एक सिंपल रियलिटी याद दिलाता है, अगर दुनिया में कहीं क्विकली पैसा अरेंज किया जा सकता है तो वेगस उसके लिए परफेक्ट जगह है। और फिर वो सब कसीनो की तरफ निकल पड़ते हैं। कसीनो में जूलियन एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाता है और अनबिलीवेबल तरीके से हर जगह जैकपॉट हिट करता चला जाता है। कुछ ही देर में लोग उसके आसपास जमा होने लगते हैं। उसके ओन लैकीज भी कंफ्यूज हैं कि जूलियन इतना इम्पॉसिबल लकी कैसे हो सकता है। कसीनो सिक्योरिटी को भी डाउट हो जाता है। गार्ड्स जूलियन को चेक करते हैं कि कहीं वो चीटिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन सर्च में कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। बस एक छोटा सा गोल्डन की चेन उनके हाथ लगता है। जूलियन कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि वो उसका लकी चार्म है, लेकिन असल सीक्रेट कुछ और होता है। वो गोल्डन की चेन एक्चुअली उसकी गोल्डन एक्स का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। अब ये वेपन एक पॉकेट नाइफ जैसा छोटा दिख रहा था, लेकिन अपनी स्पेशल एबिलिटी अब भी रिटेन करता था। ये ट्रांसफॉर्म्ड गोल्डन एक्स जूलियन की तरफ वेल्थ अट्रैक्ट कर सकता था। इसी वजह से कसीनो में उसकी विनिंग स्ट्रीक इतनी क्रेजी थी। लेकिन अब जब सबकी नजर जूलियन पर पड़ चुकी होती है तो वो डिसाइड करता है कि यहां और रुकना स्मार्ट नहीं होगा। जूलियन नेक्स्ट कसीनो की तरफ मूव करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो एग्जिट की तरफ बढ़ता है, एक एरोगेंट आदमी कसीनो में एंटर करता है और सबको साइड होने का ऑर्डर देता है क्योंकि एक वीआईपी आ रहा होता है। जूलियन उस आदमी को देखते ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो सुयू था, एक ऐसा आदमी जिसे जूलियन अपनी प्रीवियस लाइफ में ऑलरेडी डील कर चुका था। जूलियन तुरंत एक और कनेक्शन समझ जाता है, अगर सुयू यहां है तो इसका मतलब उसका बॉस भी आसपास ही होगा। जूलियन को तुरंत एक बात समझ आ जाती है, अगर सीयू यहाँ मौजूद है तो इसका मतलब है कि उसका बॉस भी आसपास ही होगा। और जूलियन का गेस बिल्कुल सही निकलता है। कुछ ही देर बाद एक वेल्दी ओल्ड मैन वहां एंटर करता है, तीजुन। उसे देखते ही जूलियन के अंदर पुरानी नफरत दोबारा जाग उठती है। पिछली टाइमलाइन में तीजुन ही उन लोगों में से एक था जिसकी वजह से जूलियन को अनबियरेबल सफरिंग और एक पेनफुल डेथ का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार कहानी डिफरेंट होने वाली थी। जूलियन मन ही मन डिसाइड करता है कि तीजुन को उसके हर किए का जवाब मिलेगा और उसकी रिवेंज लिस्ट का पहला स्टेप भी क्लियर था, ऑक्शन में मौजूद हर वैल्यूएबल रेलिक को खरीद लेना। लेकिन जूलियन कुछ और प्लान कर पाता उससे पहले उसका लैकी भागते हुए वहां पहुंचता है। उसके हाथ में जूलियन का बैग था। वो बताता है कि बैग के अंदर कुछ अजीब मूवमेंट हो रही है। जूलियन तुरंत बैग खोलता है। अंदर उसकी सिल्वर एक्स रखी होती है, लेकिन एक्स नॉर्मल नहीं थी। जूलियन समझ जाता है कि ये वेपन किसी अप्रोचिंग डेंजर को सेंस कर रहा है। इसकी स्पेशल एबिलिटी उन एनिमीज का पता लगाना थी जो अपने मास्टर को हार्म करने की इंटेंशन रखते हैं। जूलियन अलर्ट होकर कसीनो के आसपास देखता है। तब उसे पता चलता है कि कसीनो में कुछ बहुत अनयूजुअल हो रहा है। कसीनो के अंदर अचानक लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि बिना किसी ऑब्वियस रीजन के उनका पैसा कंटिन्यूअसली लूज हो रहा होता है। जूलियन को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी कसीनो में एक लड़की एंटर करती है और जूलियन उसे देखते ही पहचान जाता है। ये वही पर्सन थी जिससे जूलियन इस वक्त सबसे ज्यादा बचना चाहता था, आयरीन होल्टन।
आइरीन दुनिया के रिचेस्ट फैमिलीज में से एक की यंगेस्ट डॉटर थी, लेकिन जूलियन के लिए उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक वेल्दी हैरिस तक लिमिटेड नहीं थी। प्रीवियस टाइमलाइन में आइरीन के पास एक गॉड टियर रेलिक था और उसकी वजह से उसका नाम किंग ऑफ बैंक्रप्सी के टाइटल के साथ फेमस था। आइरीन की एक टेरिफाइंग रेपुटेशन थी, जहां भी वो जाती आसपास के लोगों के लिए बैड लक शुरू हो जाता। और जूलियन को पता था कि अगर आइरीन उसके क्लोज आ गई तो उसकी अभी अभी जीती हुई सारी वेल्थ भी कुछ ही देर में वैनिश हो सकती है। इसलिए जूलियन अपने लाकीज को सिग्नल करता है और बिना टाइम वेस्ट किए एग्जिट की तरफ स्पीड वॉक करना शुरू कर देता है। लेकिन आइरीन की नजर जूलियन पर पड़ जाती है। वो क्लियरली उससे कुछ कहना चाहती थी, इसलिए आइरीन उसके पीछे चल पड़ती है। जूलियन अपनी वॉकिंग स्पीड और बढ़ा देता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने आइरीन की आवाज सुनी ही ना हो। फाइनली जूलियन एग्जिट डोर तक पहुंचता है और हैंडल पकड़ता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ डोर पर पड़ता है उसे एक शॉक जैसा फील होता है। सिस्टम इमीडिएटली वार्निंग देता है कि पास में एक ऑमिनस प्रेजेंस डिटेक्ट हुई है और जूलियन के रेलिक्स की पावर्स ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी हैं। जूलियन कुछ समझ पाता उससे पहले आइरीन उसका हाथ पकड़ लेती है। वो सिंपली पूछती है कि क्या जूलियन उससे सिर्फ 5 मिनट बात करने दे सकता है, और बस इतना ही काफी था। जूलियन के सामने सिस्टम के मल्टीपल वार्निंग्स अपीयर होने लगते हैं। सिस्टम कंफर्म करता है कि ऑमिनस प्रेजेंस ने उसे अफेक्ट कर लिया है। उसके रेलिक्स की स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली वीकन हो गई है और फिलहाल जूलियन जो भी करेगा उसके फेल होने के चांसेस एक्सट्रीमली हाई हैं। जूलियन तुरंत आइरीन का हाथ हटा देता है। आइरीन अपोलोजाइज करती है और फिर कैजुअली पूछती है कि क्या जूलियन वही आदमी है जो कसिनो में बार बार जैकपॉट्स हिट कर रहा था। जूलियन के लैकीज ये सीन देखकर कुछ और ही सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आज जूलियन की लव लाइफ फाइनली इंप्रूव होने वाली है। आइरीन जूलियन से उसकी अनबिलीवेबल लक का सीक्रेट पूछती है, लेकिन जूलियन सीधा डिनाई कर देता है और कहता है कि आइरीन ने गलत आदमी समझ लिया है। ये सुनकर वो इरिटेट हो जाता है। उसे लगता है कि जूलियन अननेसेसरीली एक ऐसी लड़की को रिजेक्ट कर रहा है जो खुद उसके पास आई है। इसलिए वो खुद आइरीन से बात करने लगता है और ऑफर करता है कि वो डिनर के वक्त उसे जूलियन की लकी स्ट्रीक का सीक्रेट बता सकता है। लेकिन ऑफर कंप्लीट होने से पहले ही सिचुएशन उलट जाती है। वो और उसके साथ के लोग अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। सब सिवियर स्टमक पेन से सफर कर रहे होते हैं। जूलियन के लिए अब कोई डाउट नहीं बचता, आइरीन से जितना दूर रहा जाए उतना ही बेटर है। जूलियन वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बैड लक का इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो सीधा डोर से टकराकर अपना फेस हिट कर लेता है। आइरीन तुरंत पूछती है कि जूलियन ठीक है या नहीं। जूलियन ऑनेस्टली बोल देता है कि नहीं, और ये सब आइरीन की वजह से हो रहा है। लेकिन जूलियन के एक्सपेक्टेड रिएक्शन के ऑपोजिट आइरीन इस बात से एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगता है कि जूलियन एग्जैक्टली वो पर्सन है जिससे उसे हेल्प लेनी चाहिए। आइरीन एक्सप्लेन करती है कि उसके आसपास रहने वाले लोग अक्सर बैड लक का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से वो अपनी लक को इम्प्रूव करना चाहती है ताकि उसकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। आइरीन की इनोसेंट एक्सप्रेशन और होपफुल आइज देखकर जूलियन कंफ्यूज हो जाता है। प्रीवियस टाइमलाइन में तो यही आइरीन किंग ऑफ बैंक्रप्सी बनी थी, जिसकी बैड लक ने इवेंचुअली दुनिया को केओस और डिस्ट्रक्शन की तरफ पुश कर दिया था। तो क्या आइरीन अब सिर्फ एक्टिंग कर रही है? जूलियन के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन आइरीन अपनी लक इंप्रूव करने को लेकर जेन्युइनली सीरियस लग रही थी। वो किसी भी मेथड को ट्राई करने के लिए रेडी थी। तभी जूलियन को सिस्टम से एक और मैसेज मिलता है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि आइरीन के पास मौजूद गॉड टियर रेलिक की ओमिनस पावर जूलियन को अफेक्ट कर रही है, लेकिन इस बार वार्निंग के साथ एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट भी मिलता है। जूलियन की नेगेटिव रेलिक इफेक्ट्स को टॉलरेट करने की एबिलिटी इंक्रीज होने लगती है। जूलियन इंस्टेंटली कनेक्शन समझ जाता है। उसने पहले जो सिल्वर बॉल कंज्यूम किया था, उससे मिली पावर सिर्फ यूज करने से नहीं बल्कि आइरीन के पास रहने से भी लेवल अप हो रही थी। अब आइरीन को अवॉइड करना जूलियन के लिए लॉस नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बन गया था। इसलिए जूलियन अपना प्लान चेंज करता है। वो आइरीन से भागने के बजाय उसे अपने साथ ऑक्शन में ले जाने का डिसीजन करता है। प्लान सिंपल था। आइरीन की बैड लक ऑक्शन में बाकी पार्टिसिपेंट्स को अफेक्ट करेगी, जबकि जूलियन उस ओमिनस पावर के अगेंस्ट ग्रेजुअली रेजिस्टेंट होता जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो कंपटीशन खुद ही वीक हो जाएगा और जूलियन वैल्यूएबल रेलिक्स की बिडिंग जीत सकता है। आइरीन ये सुनकर हैप्पीली जूलियन के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है और उसका इफेक्ट तुरंत दिखने लगता है। ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले ही मोर देन हाफ पार्टिसिपेंट्स वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके सामने किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पर्सन अभी भी वहां मौजूद था, टाई जून। उसकी एक फैक्ट्री में फायर तक लग चुकी होती है, फिर भी वो ऑक्शन छोड़कर नहीं जाता। फाइनली ऑक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक विंटेज वाइन बॉटल बिडिंग के लिए प्रेजेंट की जाती है। जूलियन इसे देखकर इमीडिएटली क्लियर कर देता है कि उसे ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उधर आइरीन को ये बात सरप्राइजिंगली अच्छी लगती है। जूलियन को उसकी बैड लक और डेंजरस रेपुटेशन के बारे में पता होने के बावजूद वो उसे इतना अटेंशन दे रहा था, और आइरीन को अब लगने लगा था कि शायद जूलियन ही वो पर्सन है जो उसकी प्रॉब्लम को सीरियसली समझ सकता है। लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था।
ऑक्शन रिज्यूम होने के बाद जूलियन नोटिस करता है कि पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से अननेसेसरीली लड़ रहे हैं। आइरीन की पावर ने सिर्फ उनकी लक को अफेक्ट नहीं किया था, बल्कि उनकी मेंटल स्टेट पर भी सीरियस इंपैक्ट डाला था। जूलियन को एक डेंजरस आइडिया मिल जाता है। अगर आइरीन की हैप्पीनेस बैड लक को एम्पलीफाई करती है, तो वो उस पावर को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकता है। जब भी जूलियन किसी बिडर को ऑक्शन से एलिमिनेट करना चाहेगा, वो आइरीन को खुश करेगा। आइरीन की पावर इंक्रीज होगी, पार्टिसिपेंट्स का मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होगा और वो खुद ही केओस क्रिएट करके ऑक्शन से बाहर हो सकते हैं। प्लान सरप्राइजिंगली इफेक्टिव भी होता है, लेकिन एक आदमी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, टीजून। आइरीन की बैड लक के बावजूद टीजून कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहता है। जूलियन डिसाइड करता है कि अगर आइरीन उसे डायरेक्टली वीकन नहीं कर सकती, तो वो खुद टीजून को इरिटेट करेगा। जब भी टीजून किसी आइटम पर बिड करता, जूलियन भी बिडिंग वॉर में जंप कर जाता और प्राइस अननेसेसरीली इंक्रीज करता। लेकिन जूलियन का एक्चुअल इंटेंशन आइटम्स खरीदना नहीं था, वो सिर्फ टीजून को एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करवाने के लिए बिड्स रेज कर रहा था। जूलियन अपना रियल टारगेट आने का वेट कर रहा था, द एस ग्रेड रेलिक, जिसका मेंशन प्रोफेसी में हुआ था। ऑक्शन में एक एक करके कैटलॉग के सारे आइटम्स सेल होते चले गए, लेकिन जूलियन को अपना टारगेट नहीं मिलता। इवेंचुअली कैटलॉग कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। जूलियन को लगने लगता है कि माइडस ऑक्शन हाउस का पूरा ट्रिप वेस्ट हो गया। लेकिन तभी ऑक्शनियर एक ऐसी चीज स्टेज पर लेकर आता है जो ऑफिशियली कैटलॉग का पार्ट ही नहीं थी, एक आलमंड ट्री सैपलिंग। जूलियन की आंखें तुरंत वाइडन हो जाती हैं, और सिर्फ जूलियन ही नहीं, टीजुन भी उस सैपलिंग को देखते ही सीरियस हो जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि ये वही एस ग्रेड रेलिक है जिसके लिए वो यहाँ आए थे। जूलियन सबसे पहले अपना हैंड रेस करता है। पूरे ऑडिटोरियम का अटेंशन तुरंत उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। लोग क्यूरियस हैं कि ये मिस्टीरियस बिडर आखिर है कौन। लेकिन नेक्स्ट सेकंड टीजुन भी बिड कर देता है। जूलियन के डाउट्स कंफर्म हो जाते हैं। टीजुन भी एग्जैक्टली इसी रेलिक के लिए यहाँ आया था। ऑक्शनियर आमंड सैपलिंग की हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है। इस रेलिक की रूट्स एंशिएंट किंगडम डालिया तक जाती हैं, जहां एक लेजेंडरी एम्परर ने इटर्नल लाइफ देने वाली चीज की सर्च में एक मैसिव वॉर तक फाइट की थी। और जिस चीज को वो एम्परर ढूंढ रहा था, वो नॉर्मल मेडिसिनल हर्ब नहीं थी, वो इसी आमंड ट्री से रिलेटेड थी। जूलियन के लिए ये रेलिक पर्सनल इंपॉर्टेंस रखता था। प्रीवियस टाइमलाइन में इनकम्पैटिबल रेलिक्स के साइड इफेक्ट्स ने उसके बॉडी को बैडली डैमेज कर दिया था। जिंदा रहने के लिए उसे इस ट्री के फ्रूट्स हासिल करने पड़ते थे, लेकिन ये ट्री ताइजुन का था। इसी वजह से जूलियन को अपनी प्रीवियस लाइफ के वो डेस्परेट डेज याद आ जाते हैं, जब सर्वाइवल के लिए उसे ताइजुन से रिलेटेड डर्टी जॉब्स तक करने पड़े थे। अब जूलियन को एक सस्पेशन होता है, क्या ताइजुन को ये रेलिक इसी ऑक्शन में मिला था? अगर आंसर हाँ था, तो जूलियन इस बार उसे किसी भी प्राइस पर ताइजुन के हाथ नहीं लगने देने वाला था। लेकिन तभी होस्ट रेलिक के बारे में एक अनएक्सपेक्टेड डिटेल अनाउंस करता है। आमंड ट्री सिर्फ हेल्थ या लॉन्जेविटी से रिलेटेड नहीं था। होस्ट के अकॉर्डिंग इस रेलिक का ओनर बेडरूम में भी इनयूजुअली पावरफुल बन सकता था। पूरा एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो जाता है। जूलियन एम्बैरेस हो जाता है और आइरीन भी उसे टीज करते हुए अज्यूम कर लेती है कि शायद जूलियन को इतनी डेस्परेशन है कि उसे रिलेशनशिप में बेटर परफॉर्म करने के लिए रेलिक की जरूरत पड़ रही है। टीजून भी विजिबली अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन कम से कम उसकी तरफ कोई डायरेक्टली नहीं देख रहा था। ऑक्शनियर फाइनली बिडिंग स्टार्ट करता है। ओपनिंग प्राइस होती है $2 लाख तक। पार्टिसिपेंट्स तुरंत बिड्स लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स बाद टीजून सडनली एक मैसिव जंप करता है। वो आमंड सैपलिंग के लिए $10 मिलियन की बिड लगा देता है। पूरा ऑडिटोरियम शॉक हो जाता है। कुछ बिडर्स अभी भी कंपीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीजून उन लोगों को डिसमिस कर देता है जो सैपलिंग को सिर्फ एक एफ्रोडीजियाक समझकर खरीदना चाहते हैं। बिडिंग रैपिडली इंक्रीज होती जाती है। प्राइस 50 मिलियन के ऊपर पहुंचते ही जूलियन के फोरहेड पर टेंशन आ जाती है। उसने इतने हाई प्राइस के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी। और फिर टीजून एक और मैसिव बिड अनाउंस करता है, $100 मिलियन। इवन टीजून का असिस्टेंट भी उस अमाउंट को सुनकर स्टन्ड रह जाता है। अब ऑडिटोरियम में कोई भी टीजून के अगेंस्ट बिड करने को रेडी नहीं होता। हैमर ऑलमोस्ट ड्रॉप होने वाला होता है। जूलियन के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है। वो आइरीन की तरफ देखता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आइरीन अपना हैंड रेज कर देती है। $150 मिलियन। पूरा ऑडिटोरियम साइलेंट हो जाता है। आइरीन ने ना सिर्फ बिडिंग वॉर ज्वाइन की थी, बल्कि प्रीवियस बिड को स्ट्रेट $50 मिलियन से बीट कर दिया था। अब तीजून के सामने कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड ओपोनेंट खड़ी थी, और तीजून किसी भी सिचुएशन में आलमंड ट्री को अपने हाथ से जाने देने वाला नहीं था। तीजून किसी भी हाल में आलमंड सैपलिंग को आइरीन के हाथ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो तुरंत बिड बढ़ाकर $160 मिलियन कर देता है। लेकिन आइरीन सीधा उससे भी ऊपर चली जाती है, $200 मिलियन। तीजून का ईगो कंप्लीटली हर्ट हो जाता है। वो फिर से बिड रेस करने वाला होता है, लेकिन उसका असिस्टेंट सुयू उसे रोकने की कोशिश करता है। सुयू रिमाइंड करता है कि सामने होल्टन फैमिली की डॉटर है और उनकी फाइनेंशियल पावर प्रैक्टिकली लिमिटलेस है। लेकिन तीजून अपनी जिद में किसी की नहीं सुनता, और तब आइरीन एक और शॉकिंग बिड अनाउंस करती है, $300 मिलियन। तीजून फिर से हैंड रेस करने वाला होता है, लेकिन सुयू अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसे फिजिकली रोक लेता है।
इस बार तिजून को रुकना पड़ता है और इसी के साथ आलमंड ट्री सैपलिंग आइरीन के नाम हो जाती है। ऑक्शन के बाद जूलियन और आइरीन फ्रंट डेस्क पर पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें थोड़ी देर वेट करने को कहता है क्योंकि उनका परचेज्ड आइटम और बाकी बिलोंगिंग्स रेडी किए जा रहे होते हैं। जूलियन आइरीन को थैंक करता है कि उसने बिडिंग में उसकी हेल्प की, साथ ही वो अपोलोजाइज करता है कि उसकी वजह से आइरीन को इतनी ह्यूज अमाउंट स्पेंड करनी पड़ी। लेकिन आइरीन के लिए $300 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका मानना था कि जूलियन उसकी बैड लक को खत्म करने में हेल्प करेगा, इसलिए वो इस एक्सपेंस को वर्थ इट समझती है। फिर आइरीन जूलियन से पूछती है कि क्या कोई ऐसा रेलिक है जो उसकी लक को जूलियन से बोरो करने दे सके। जूलियन सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि आइरीन को उससे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड जूलियन उससे कुछ लेना चाहता है। जूलियन पूछता है कि क्या आइरीन के आसपास कोई स्ट्रेंज चीज कॉन्स्टेंटली फॉलो करती है। अगर ऐसी कोई चीज है तो आइरीन को वो जूलियन के हवाले करनी होगी। जूलियन के अकॉर्डिंग अगर वो चीज उसे मिल जाए तो आइरीन की मिसफॉर्च्यून का सोर्स खत्म हो सकता है। जूलियन के माइंड में एक और प्लान ऑलरेडी चल रहा होता है। अगर ये वही बैंक्रप्सी रेलिक है जिसके बारे में वो सोच रहा है तो लॉजिकली उसे डिस्ट्रॉय करना सेफेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन जूलियन ये भी जानता है कि अगर रेलिक को सेफली कंट्रोल किया जा सके तो फ्यूचर में उसकी पावर का यूज किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि आइरीन को किसी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो क्लियरली बोलती है कि उसके आसपास ऐसी कोई चीज नहीं है। जूलियन ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। फिर वो एक और पॉसिबिलिटी चेक करता है। वो आइरीन से पूछता है कि क्या रिसेंटली उसके बॉडी पर कोई स्ट्रेंज टैटू अपीयर हुआ है। इस क्वेश्चन पर आइरीन का रिएक्शन इमीडिएटली चेंज हो जाता है और जूलियन का सस्पिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। आइरीन के केस में भी कुछ वैसा ही हुआ था जैसा पहले ससाकी के साथ हुआ था। जूलियन रियलाइज करता है कि बैंक्रप्सी रेलिक एक पोजेशन टाइप रेलिक है जो सिर्फ अपने चोजन होस्ट के थ्रू यूज हो सकता है। आइरीन फिर अपने बॉडी पर मौजूद टैटू की पिक्चर जूलियन को दिखाती है। फोटोज देखते ही जूलियन को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ जाती है। आइरीन के स्टमक और बैक पर ब्लैक मार्किंग स्प्रेड हो चुकी थी। ये नॉर्मल टैटू नहीं था। जूलियन समझ जाता है कि आइरीन एक पैरासिटिक रेलिक की होस्ट बन चुकी है। ये रेलिक अपने होस्ट की एनर्जी कंटिन्यूअसली ड्रेन करता है और इसी वजह से आइरीन के आसपास बैड लक और स्ट्रेंज इफेक्ट्स का कनेक्शन बना हुआ था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये नॉर्मल पोजेशन टाइप रेलिक नहीं था। जूलियन इसकी पावर सिंपली स्टील नहीं कर सकता था। वो फोन आइरीन को वापस कर देता है और ऑनेस्टली बताता है कि उसकी प्रॉब्लम का कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ किया नहीं जा सकता। जूलियन आइरीन को सजेस्ट करता है कि दोनों मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आइरीन थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उसे इमीडिएट सॉल्यूशन की उम्मीद थी। लेकिन जूलियन उसे अपना फोन नंबर दे देता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे अवॉइड नहीं करेगा और ना ही उसके कॉल्स इग्नोर करेगा। तभी रिसेप्शनिस्ट वापस आ जाता है। वो आलमंड ट्री सैपलिंग के साथ जूलियन के बाकी परचेज्ड आइटम्स भी ले आता है और पूछता है कि क्या जूलियन को सामान कैरी करने के लिए पोर्टर्स चाहिए। जूलियन कैजुअली कहता है कि उसके पास और जूलियन तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और उसी वक्त सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। वो और उसका एक लैकी जूलियन के कसीनो विनिंग्स लेकर भाग रहे होते हैं। दोनों को लगता है कि वो इतनी दूर आ चुके हैं कि अब जूलियन उन्हें ट्रेस नहीं कर पाएगा। सेफ समझते ही दोनों रुकते हैं और सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो जूलियन को फूल बनाने और उसका पैसा चुरा लेने पर हंस रहे होते हैं। लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा देर नहीं चलती। अचानक एक सिल्वर एक्स हवा में उड़ती हुई आती है और वू के बिल्कुल पास वॉल में जाकर एम्बेड हो जाती है। वू का चेहरा उड़ जाता है और जब वो पीछे देखता है जूलियन उनकी तरफ कामली वॉक करता हुआ आ रहा होता है। वो शॉक में पूछता है कि जूलियन ने उन्हें फाइंड कैसे कर लिया। जूलियन ऑब्वियसली ये रिवील नहीं करता कि सिल्वर एक्स ने उनका लोकेशन डिटेक्ट किया था। वो बस इतना क्लियर करता है कि उन्हें अपनी बिट्रियल का पनिशमेंट मिलेगा। फिर जूलियन अपनी पॉकेट से एक छोटा सा स्टोन निकालता है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या जूलियन उसे एक स्टोन से पनिश करने वाला है। लेकिन वो को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जूलियन के हाथ में जो स्टोन है वो एक्चुअली एक रेलिक है। जूलियन उसकी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। स्टोन सडनली ग्लो करने लगता है और धीरे धीरे एक स्टोन टैबलेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके सामने एक मैसिव पिलर भी अपीयर होता है। जूलियन एक्सप्लेन करता है कि ये कोड ऑफ हैमुराबी है, जो एंशिएंट बेबीलोन के किंग हैमुराबी से कनेक्टेड रेलिक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल सिंपल है, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। और इसी प्रिंसिपल की वजह से इस रेलिक के पास एक डेंजरस एबिलिटी है। ये किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। कोड ऑफ हैमुराबी की पावर सिर्फ अटैक्स रिफ्लेक्ट करने तक लिमिटेड नहीं थी। ये रेलिक अपने टारगेट्स के फ्यूचर को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता था और जूलियन अब इसी एबिलिटी का यूज करने वाला था। रेलिक एक्टिवेट होते ही वो और उसके दोनों साथियों के हाथ एनर्जी कफ से बाइंड हो जाते हैं और तीनों जूलियन के सामने घुटनों पर आ जाते हैं। कुछ देर बाद कफ्स डिसअपियर हो जाते हैं। वो और उसके लाकीज को लगता है कि शायद पनिशमेंट खत्म हो गई, लेकिन जूलियन उन्हें क्लियर वार्निंग देता है। जब तक वो लॉयल रहेंगे उनके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा बिट्रेयल किया तो ये रेलिक उन्हें बुरी तरह पनिश करेगा।
वू और उसके साथियों को समझ आ जाता है कि जूलियन ब्लफ नहीं कर रहा। तीनों तुरंत प्रॉमिस करते हैं कि अब से वो जूलियन के लॉयल लैकीज बनकर ही रहेंगे और जूलियन के पास उनके लिए पहले से काम भी रेडी था। उन्हें ऑमन सैपलिंग रेलिक की हार्वेस्टिंग करनी थी। सैपलिंग अभी फ्लोर पर पड़ा हुआ था और क्लियरली जूलियन से अनॉयड था। वो स्क्वार्म करते हुए कर्स करती है और जूलियन से डिमांड करती है कि उसे वापस पॉट में रखा जाए। जूलियन वू को ऑर्डर देता है कि पहले सैपलिंग को काम करे। वू सैपलिंग को जेंटली पकड़ता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। शुरू में सैपलिंग थोड़ा रेजिस्ट करता है, लेकिन कुछ ही देर में वू के टच का इफेक्ट होने लगता है। वू उसे कामली मसाज करने लगता है और उसके दोनों कंपेनियंस भी बिना समझे वही करना स्टार्ट कर देते हैं। जूलियन ये देखकर सरप्राइज रह जाता है। वू की ऑमन सैपलिंग के साथ अफिनिटी सरप्राइजिंगली हाई थी। जूलियन को याद आता है कि जब उसने खुद सैपलिंग को डोमिनेट करने की कोशिश की थी, तब रेलिक ने उसके हेड पर हिट करके उसे दूर रहने को कहा था। लेकिन वू के केस में सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो सैपलिंग को हैंडल करने में नेचुरली कंफर्टेबल था, इसलिए जूलियन डिसाइड करता है कि सैपलिंग की केयर अब वो ही संभालेगा। वो और उसके लैकी सैपलिंग को दोबारा पॉट में सेट करने लगते हैं, जबकि जूलियन उन्हें काम करने देता है। तभी जूलियन के फोन पर एक कॉल आता है। नंबर देखते ही वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कॉलर तिजून है। जूलियन समझ जाता है कि ऑक्शन के बाद तिजून ने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन जूलियन फोन कट करने के बजाय डिसाइड करता है कि वो गेम को कंटिन्यू करेगा। वो कॉल रिसीव करता है। तिजून फॉर्मली इंट्रोड्यूस होने के बाद सीधा पॉइंट पर आ जाता है। उसे पता चल चुका था कि आमंड सैपलिंग अब जूलियन के पास है और वो डिस्कस करना चाहता था कि क्या किसी डील के थ्रू वो रेलिक उससे मिल सकता है। जूलियन बिना हेजिटेशन के मना कर देता है। वो क्लियर करता है कि वो सैपलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। जूलियन का आंसर तिजून को इरिटेट कर देता है, लेकिन तिजून का असिस्टेंट सुयू तुरंत एक सोल्यूशन प्रपोज करता है। सुयू के अकॉर्डिंग अगर उसे कंपनी के रेलिक्स यूज करने की परमिशन मिल जाए तो जूलियन को डिफीट करके आमंड सैपलिंग छीनना डिफिकल्ट नहीं होगा, और अगर वो ये काम सक्सेसफुली कर देता है तो तिजून के सामने उसकी पोजीशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। जूलियन एक बार में अकेला बैठा हुआ होता है। अब वो टीजून की नेक्स्ट मूव का वेट करते करते इंपेशेंट हो चुका था। उसे लग रहा था कि सामने वाला इतना टाइम क्यों ले रहा है, लेकिन तभी सिल्वर एक्स स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। जूलियन को इमीडिएटली पता चल जाता है कि कोई एनिमी उसके क्लोज आ रहा है और कुछ ही सेकंड्स बाद सुयू सामने अपीयर होता है। वो जूलियन का नाम लेकर उसका अटेंशन लेने की कोशिश करता है। जूलियन पहले कैजुअली उसकी तरफ देखता है और कंफर्म करता है कि सुयू अकेला है, फिर वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर देता है। सुयू एक बार फिर जूलियन को बुलाता है। रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसका टेम्पर लूज होने लगता है। वो जूलियन के बिल्कुल पास आकर उसके कान के पास लाउडली शाउट करना शुरू कर देता है, लेकिन जूलियन इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। जैसे ही सुयू क्लोज आता है, जूलियन अपनी एल्बो से उसे हिट करता है। सुयू सीधा नीचे गिर जाता है। जूलियन तुरंत इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है और कैजुअली अपोलोजाइज करता है, जैसे वो बस एक्सीडेंटली स्टार्टल हो गया हो। सुयू गुस्से में खड़ा होता है और जूलियन पर चिल्लाता है कि वो उसे पहचानने से क्यों इनकार कर रहा है। दोनों की मीटिंग तो ऑक्शन में ऑलरेडी हो चुकी थी। जूलियन डेलिबरेटली थोड़ा सोचने का ड्रामा करता है। फिर वो सुयू को एक इंसल्टिंग निकनेम दे देता है, टीजून का लेफ्ट नट। सुयू का गुस्सा और बढ़ जाता है और इसी वक्त जूलियन को सिस्टम से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। जब सुयू अपना टेम्पर लूज करता है तो उसकी डोमिनेंस वीकन होती है। जूलियन के लिए यह कोई सरप्राइज नहीं था। प्रीवियस टाइमलाइन में भी सुयू का रोल बेसिकली टीजून के अराउंड घूमकर उसकी अप्रूवल लेने तक लिमिटेड था। उसकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करना काफी इजी था और गुस्सा आते ही वो हाई ग्रेड रेलिक्स इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाता था। जूलियन अब एग्जैक्टली इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने वाला था, लेकिन इस बार उसका रियल टारगेट सुयू नहीं था, उसका टारगेट था टीजून। जूलियन कैजुअली सुयू से पूछता है कि क्या उसका बॉस आलमंड रेलिक को लेकर इतना डेस्परेट है। सुयू का पेशेंस फिर से टेस्ट होने लगता है और जूलियन क्लियरली देख सकता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। सू का पेशेंस फाइनली खत्म हो जाता है। वो मिस्टीरियस डस्ट से भरी फ्लास्क लेकर जूलियन पर झपट पड़ता है, लेकिन अटैक करने से पहले ही उसकी रेलिक काम करना बंद कर देती है। फ्लास्क से एक भी डस्ट बाहर नहीं निकलती और सू को समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जूलियन सू से रेलिक छीन लेता है और उसका फेस टेबल पर दे मारता है। जूलियन एक्सप्लेन करता है कि जब किसी रेलिक यूजर की डोमिनेंस वीक होने लगती है तो वो रेलिक्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर सकता। जूलियन अपनी डोमिनेंस एनर्जी गोल्ड डस्ट रेलिक में ट्रांसफर करता है और रेलिक तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब क्लियर था, अब सू उस रेलिक का मास्टर नहीं रहा, जूलियन उसका नया ओनर बन चुका था। इसके बाद जूलियन सू को ग्राउंड पर पिन करता है और मिस्टीरियस पाउडर उसकी बैक पर डाल देता है। सू तुरंत पैनिक करने लगता है क्योंकि ये कोई नॉर्मल पाउडर नहीं था। इस रेलिक का नाम था वुडू प्रीस्ट ज़ॉम्बी पाउडर, एक ए रैंक पोजेशन रेलिक। इसकी पावर सिनर्स को परमानेंटली माइंडलेस ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी और इसका इफेक्ट कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट हो जाता था। जूलियन सू को वहीं छोड़कर निकल जाता है। अगले दिन टिजुन जब सू को प्रिजन सेल में देखता है तो वो अब भी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा होता है। ये देखकर टिजुन का पेशेंस भी खत्म हो जाता है। वो अपने मेन को ऑर्डर देता है कि सू की टेंशन छोड़ो और पुलिस से रेलिक रिकवर करने पर फोकस करो।
लेकिन पुलिस के पास भी वो रेलिक नहीं मिलती। सू के अरेस्ट के वक्त रेलिक उसके पास थी ही नहीं। इसीलिए टिजुन तुरंत अपने लॉयर को कांटेक्ट करता है और पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करने का डिसीजन लेता है। उधर जूलियन एयरपोर्ट पहुंच चुका होता है। उसके लैकीज हैवी लगेज उठाकर परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन जूलियन को इसकी कोई टेंशन नहीं। उसके अकॉर्डिंग अपकमिंग बैटल के लिए हर आर्टिफैक्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार उसके कलेक्शन में काफी डेंजरस रिलिक्स आ चुकी थीं। इजिप्शियन फ्यूनरल नाइफ, हामुराबी टैबलेट, शेक्सपियर्स पेन, मरी एंटोनियट्स नेकलेस, ज़ॉम्बी पाउडर, वेल्थ टाइप फॉक्सटेल मिलेट और होमरोज ग्लासेस। जूलियन को लगता है कि इतने आर्टिफैक्ट्स उसे अपकमिंग बैटल में एक स्ट्रॉन्ग हेड स्टार्ट देने के लिए इनफ होंगे, लेकिन एयरपोर्ट पर ही एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर उसके सामने आ जाती है। वो वुमन अपना नाम जीना बताती है। वो टीकेबीएम कॉरपोरेशन और टिजुन की लॉयर होती है और उसके पास जूलियन के लिए एक सीरियस ऑफर था। जीना कॉफ़ी पर जूलियन को बताती है कि टिजुन उसकी एबिलिटीज से काफ़ी इम्प्रेस्ड है और चाहता है कि जूलियन टीकेबीएम कॉरपोरेशन के लिए काम करे। ऑफर भी छोटा नहीं था, $100 मिलियन का साइनिंग बोनस, उसके ऊपर सेपरेट मंथली सैलरी। कंपनी उसकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन कंडीशन सिंपल थी, जूलियन को एक्सक्लूसिवली उनके लिए काम करना होगा। जूलियन सीधा ऑफर रिजेक्ट कर देता है। उसके लिए ये जॉब नहीं, किसी और के कंट्रोल में रहना था। जीना उसे वॉर्न करती है कि टिजुन जैसे पावरफुल आदमी के साथ पंगा लेना स्मार्ट मूव नहीं है, क्योंकि वो बिना खुद सामने आए भी किसी को रिमूव करवा सकता है। लेकिन जूलियन भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो जीना से डायरेक्टली पूछता है कि क्या ये थ्रेट है और साथ ही वॉर्न करता है कि उसे भी अंडर एस्टिमेट करना डेंजरस हो सकता है। तभी जूलियन ज़ॉम्बी पाउडर की फ्लास्क बाहर निकाल लेता है। जीना को लगता है कि इतनी क्राउडेड जगह पर जुएन इस लेलिक का यूज नहीं करेगा, लेकिन जुएन को ऑडियंस की कोई परवाह नहीं। जैसे ही वो फ्लास्क खोलने वाला होता है, जीना टेबल को पुश करके डिस्टेंस बना लेती है और अपनी रेलिक एक्टिवेट करती है। उसके अटैक से एक पावरफुल वाटर कैनन जुएन की तरफ लॉन्च होता है, लेकिन जुएन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। वो हमूराबी टैबलेट समन करता है और इनकमिंग वाटर अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। अटैक डायरेक्शन चेंज करके सीधा जीना पर ही वापस चला जाता है और वो हिट होके गिर जाती है। आसपास के लोग तुरंत फाइट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जुएन फाइट को वहीं खत्म नहीं करता। वो जीना के पास जाता है और ज़ॉम्बी पाउडर यूज कर देता है। कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड्स भी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि एक वुमन लोगों पर अटैक कर रही है। ये न्यूज़ त्यूजन तक भी पहुंचती है और वो जुएन के एक्शन से फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन जुएन को त्यूजन की रिएक्शन की जरा भी परवाह नहीं। इस कॉन्फ्रंटेशन से जुएन को एक और रिवॉर्ड मिल चुका था, जीना की बी रैंक रेलिक पेंटर्स इंक, जिसमें अभी भी 50 यूजर्स रिमेनिंग थे। जुआन अपनी न्यूली एक्वायर्ड रिलिक्स को देखकर काफी सेटिस्फाइड होता है, लेकिन तभी उसे क्रो रेलिक की वार्निंग सुनाई देती है। क्रो उसे इमीडिएटली ये जगह छोड़ने को कहता है, क्योंकि यहाँ रुकना डेंजरस है। जुआन को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई रेलिक उसे ऑर्डर्स दे। गुस्से में वो हवा में पंचेस मारने लगता है, क्योंकि क्रो रेलिक उस वक्त उसे डायरेक्टली विजिबल नहीं होती। क्रो फिर वार्न करता है कि अगर जुआन अभी नहीं निकला तो बाद में उसे इसका रिग्रेट होगा, लेकिन वार्निंग मिलने तक सिचुएशन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तीजुन खुद एयरपोर्ट पहुंच गया था। वो जुआन से पूछता है कि ये मिस्टीरियस ओल्ड मैन कौन है। तब तीजुन कामली अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो खुद टीकेबीएम कॉर्पोरेशन का सीईओ है। वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तीजुन की तारीफ करने लगता है, लेकिन तीजुन बिना किसी हेजिटेशन के एक रेलिक एक्टिवेट कर देता है। वू के बॉडी में सडन इलेक्ट्रिक शॉक दौड़ जाता है और वो पेन से चिल्लाने लगता है। उसके फ्रेंड्स वू की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें टच करते ही वही शॉक उनके बॉडीज में भी ट्रांसफर हो जाता है। अब जुएन को समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। तीजुन उसकी तरफ देखकर स्मार्क करता है और उसकी आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं। उस मोमेंट जुएन रियलाइज करता है कि सामने खड़ा आदमी सिर्फ एक पावरफुल बिजनेसमैन नहीं है, वो खुद एक एक्सट्रीमली डेंजरस रेलिक यूजर है। जुएन तीजुन के कॉन्फिडेंस को देखते ही एक्शन लेता है। वो अपनी इजिप्शियन फ्यूनरल नाइफ निकालता है और लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट से तीजुन के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। नाइफ तीजुन की नेक के पास रखकर जुएन उससे वॉर्न करता है कि ह्यूमंस पर डायरेक्ट डोमिनेंस यूज करना रेलिक्स पर डोमिनेंस यूज करने से बिल्कुल अलग है और ये मूव स्मार्ट नहीं है। तीजुन जुएन की नॉलेज और स्पीड से इंप्रेस होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जुएन अभी भी एक बिगिनर है, जबकि वो खुद एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। तीजुन अपने हाथ में पावर गैदर करना स्टार्ट करता है। जुएन डेंजर सेंस कर लेता है और अटैक लैंड होने से पहले ही डिस्टेंस बना लेता है। तीजुन फिर वही पावर जुएन के साथियों पर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसकी एबिलिटी सडनली काम करना बंद कर देती है। तीजुन खुद कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि कहीं उसकी हेलिक में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। जूलियन उसके हाथ में मौजूद 2 टिकट्स की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या वो इन्हीं रेलिक्स की बात कर रहा है। तिजुन को तुरंत शॉक लगता है। जूलियन ने उसके टिकट्स चुरा लिए थे
और जूलियन को अपनी प्रीवियस लाइफ की एक इंपॉर्टेंट बात याद आ जाती है। तेजुन खुद उसकी पिक पॉकेटिंग स्किल से सबसे ज्यादा इंप्रेस था। जूलियन सिस्टम विंडो चेक करता है और पता चलता है कि उसने एक गॉड ग्रेड रेलिक लोनली गॉड्स इन्विटेशन स्टील कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कंज्यूमेबल रेलिक है और इसके सिर्फ 43 यूजेस रिमेनिंग है। और जूलियन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसकी करंट डोमिनेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो गॉड ग्रेड रेलिक को अपने कंट्रोल में ले सके। उधर तेजुन अभी भी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है। उसके लिए जूलियन के साथ ये फाइट ऑलमोस्ट एंटरटेनिंग बन चुकी है। जूलियन मीनवाइल तिजुन की एबिलिटीज को एनालाइज करता है। उसे पता चलता है कि तिजुन के पास रेलिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट है जो डायरेक्टली एनिमीज को कंट्रोल कर सकती है। अगर तिजुन ने इस रेलिक का फुल पावर यूज कर दिया तो सिचुएशन जूलियन के कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और प्रॉब्लम और भी बड़ी है, जूलियन रेलिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट को लोकेट तक नहीं कर पा रहा क्योंकि ये एक पैरासिटिक रेलिक है। ऊपर से तेजुन ने एक पावरफुल आर्मर रेलिक भी पहना हुआ है जो उसके बॉडी को फिजिकल अटैक से प्रोटेक्ट करता है। तभी तेजुन अपनी पावर रिलीज करता है। पूरा एयरपोर्ट वायलेंटली शेक होने लगता है। जूलियन उससे पूछता है कि क्या वो रेलिक्स की एग्जिस्टेंस को पूरी दुनिया के सामने रिवील करना चाहता है। तेजुन का आंसर और भी डिस्टर्बिंग होता है। अगर एयरपोर्ट में बाद में क्लीन अप करना पड़े तो भी वो जूलियन जैसे थ्रेट को जिंदा छोड़ने से कम प्रॉब्लम होगा। तेजुन डिसाइड करता है कि अब फाइट को जल्दी फिनिश करना है। वो रेलिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट एक्टिवेट करता है और जूलियन को डायरेक्टली ऑर्डर देता है कि वो उसके सामने सबमिट करे। अगले ही मोमेंट जूलियन और उसके लैकीज इमेंस प्रेशर के सामने घुटनों पर गिर जाते हैं। उनके लिए तेजुन के कमांड को रेजिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड वॉइस पूरे सीन को इंटरप्ट करती है। क्रो रेलिक सडनली अपीयर होती है। क्रो तेजुन को फूलिश ह्यूमन कहता है और इमीडिएटली अपनी पावर विड्रॉ करने को बोलता है। उसकी वार्निंग के अकॉर्डिंग इस जगह पर 2 डेंजरस बीइंग्स, एक वाइल्ड जैकल और एक डॉग छुपे हुए हैं। अगर तेजुन अपनी पावर इसी तरह यूज करता रहा तो वो उन दोनों को अवेकन कर देगा। लेकिन तेजुन पैनिक करने के बजाय उल्टा क्रो का थैंक्स करता है क्योंकि वो इन दोनों को पहले से सर्च कर रहा था और अब क्रो ने अननोइंगली तेजुन को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी थी। तेजुन क्रो की वार्निंग को इग्नोर करता है और अपनी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। वो ऑलमोस्ट मेनियाक की तरह लाफ करता है, जैसे अब उसे कोई रोक ही नहीं सकता। क्रो से एक लास्ट वार्निंग देते हुए इंसल्ट करता है और फिर सडनली वैनिश हो जाता है। लेकिन उसके गायब होते ही सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। आसमान का कलर रेड हो जाता है और जमीन इतनी वायलेंटली शेक होने लगती है कि तेजुन की डोमिनेंस पावर भी डिसरप्ट हो जाती है। तेजुन समझने की कोशिश करता है कि हो क्या रहा है, लेकिन जूलियन को इंस्टेंटली रियलाइज हो जाता है कि ये नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं है। तभी जूलियन के सिस्टम पर एक के बाद एक डेंजर वार्निंग्स अपीयर होती हैं। मल्टीपल कैटास्ट्रफी क्लास रेलिक्स उनकी तरफ आ रहे थे। इन रेलिक्स की ओवरवेलमिंग पावर आसपास मौजूद रेलिक्स को भी वीकन कर रही थी। बिल्डिंग के अंदर पिलर्स और वॉल्स क्रैक होने लगती हैं और कुछ ही मोमेंट्स में पूरी स्ट्रक्चर कोलैप्स होने की एज पर पहुंच जाती है। फिर जमीन को तोड़ते हुए मैसिव पिलर्स बाहर निकलने लगते हैं। एक पिलर के टॉप पर ह्यूमन हेड बना हुआ था, जबकि दूसरे पर डॉग का हेड था। सब लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी केओस के बीच जूलियन को ससाकी की प्रोफेसी याद आती है। ससाकी ने उसे पहले वॉर्न किया था कि जनवरी में अंडरग्राउंड गार्डन ऑफ ग्रीड के अंदर एक ग्रेट कैटास्ट्रफी का टाइम आ जाएगा और वही इवेंट दुनिया को केओस में ढकेल देगा। अब मंथ जनवरी था और लोकेशन भी वही थी, वेगस। जूलियन के लिए सारे पीसेस सडनली कनेक्ट हो जाते हैं। वो तुरंत विंडो की तरफ भागता है। बाहर का व्यू देखते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। वेगस के बाहर मैसिव पिरामिड्स और स्फिंक्स अपीयर हो चुके थे। अब जूलियन को कंप्लीट सर्टेनिटी हो जाती है कि ससाकी की प्रोफेसी एक्टिवेट हो चुकी है। सबसे डेंजरस बात यह थी कि इस वक्त सिर्फ जूलियन को पता था कि एक्चुअली क्या हो रहा है। उसके लैकीज पैनिक में उससे पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जूलियन उन्हें बता देता है कि फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तीजून की वजह से सब लोग इसी डेंजरस लोकेशन में ट्रैप हो चुके हैं। और तीजून खुद भी कंफ्यूजन में था। उसकी रेलिक्स सडनली काम क्यों नहीं कर रही थीं, वो अभी तक समझ नहीं पाया था। जूलियन अपने लैकीज को ये नहीं बता सकता था कि प्रॉब्लम सिर्फ वेगस तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में भी ऐसे जाइंट टूम्स अपीयर हो रहे थे और उनके साथ मैसिव डिस्ट्रक्शन और केओस स्प्रेड होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन जूलियन अपनी थॉट्स कंप्लीट भी नहीं कर पाता कि एक टेरिफाइंग थंडरस वॉइस पूरी जगह को हिला देती है। वॉइस पूछती है, किसने उसकी नींद डिस्टर्ब करने की हिम्मत की? जूलियन धीरे से ऊपर देखता है और उसके सामने हवा में एक इनॉर्मस वाइट जैकल फ्लोट कर रहा होता है। उसके बॉडी पर गोल्डन एक्सेसरीज चमक रहे होते हैं। जूलियन उस क्रीचर को देखते ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं था।
ये एंशिएंट इजिप्शियन थीम पर बेस्ड एक पावरफुल रेलिक सेट का हिस्सा था। तभी एक थंडरस वॉइस पूरे एरिया में गूंजती है, जैसे किसी ने उसकी नींद में डिस्टर्बेंस कर दी हो। जूलियन ऊपर देखता है और उसके सामने एक वाइट जैकल हवा में फ्लोट करता हुआ नजर आता है। उसके बॉडी पर गोल्डन एक्सेसरीज हैं और जूलियन तुरंत समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल रेलिक नहीं बल्कि एंशिएंट इजिप्शियन गॉड सेट से रिलेटेड गॉड ग्रेट रेलिक है। इसी वक्त एक ब्लैक डोबरमैन भी वहां आ पहुंचता है। जूलियन को धीरे धीरे पता चलता है कि उसके सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लेजेंडरी इजिप्शियन रेलिक्स मौजूद है। ब्लैक डोबरमैन अनुबिस को रिप्रेजेंट करता है, जो डेड सोल्स को आफ्टर लाइफ तक गाइड करने वाला गॉड माना जाता है। और जो नेकलेस वहां मौजूद है वो ओसाइरस का रेलिक है, जो फर्टिलिटी और आफ्टर लाइफ से कनेक्टेड है। 3 गॉड ग्रेट रेलिक्स को एक साथ देखकर जूलियन समझ जाता है कि शायद यही वो मिस्टीरियस ग्रेट एलिमेंट है जिसका इंतजार था। अनुबिस हैरान होकर पूछता है कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है कि वो तीनों रेलिक्स को अवेकन कर दे, लेकिन सेट तुरंत उसकी बात काट देता है और कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। सेट फिर जूलियन को स्मेल करने लगता है। उसे जूलियन के अंदर कुछ फेमिलियर प्रेजेंस महसूस होती है। ओसाइरस उसे थोड़ा डिग्निफाइड बिहेव करने को कहता है, लेकिन सेट को ह्यूमंस के साथ एक ही हवा में सांस लेना भी पसंद नहीं है। वो क्लियरली डिक्लेयर कर देता है कि जब तक सारे वीक ह्यूमंस को खत्म ना कर दे तब तक उसे पीस नहीं मिलेगा। जूलियन को पहले ही समझ आ जाता है कि सेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है और अब उसके पास सेट को रोकने का परफेक्ट रीजन भी है। जूलियन अपना कोड ऑफ हम्मुराबी रेलिक समन करता है और डायरेक्टली सेट को चैलेंज कर देता है। सेट जूलियन की हिम्मत पर हंसता है। उसे लगता है कि एक लो रैंक रेलिक उसके जैसे गॉड ग्रेड रेलिक के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। सेट अपनी पावर गैदर करता है और एक पावरफुल एनर्जी बॉल जूलियन की तरफ फायर कर देता है, लेकिन जूलियन अटैक से बचने के बजाय कोड ऑफ हम्मुराबी का यूज करके उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। रीबाउंड हुआ अटैक सेट के साथ साथ बाकी दोनों गॉड ग्रेड रेलिक्स को भी डैमेज पहुंचाता है। सेट एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि सपोजिडली वीक रेलिक ने उन्हें डैमेज कैसे कर दिया। जूलियन कामली उसे समझाता है कि सिर्फ रेलिक का रैंक देखकर किसी ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करना कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन सेट जूलियन की बात पर ध्यान देने के बजाय उसकी स्मेल को लेकर और सस्पिशियस हो जाता है। उसे जूलियन के अंदर क्रो की प्रेजेंस महसूस होती है। अनुबिस भी क्रो का नाम सुनकर सरप्राइज हो जाता है। वो क्रो को एक ट्रेटर के रूप में जानता है जिसने कभी ह्यूमंस का साइड चूज किया था, लेकिन अनुबिस को लगता है कि क्रो यहां हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे बहुत पहले सील कर दिया गया था। सेट और अनुबिस के बीच इसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। तब ओसाइरस उन्हें रोकता है और डिसाइड करता है कि इस एरोगेंट ह्यूमन को उनके ट्रायल्स फेस करने होंगे। ओसाइरस अपनी पावर एक्टिवेट करता है और एक ब्राइट गोल्डन एनर्जी जूलियन को कंप्लीटली कवर कर लेती है। जब जूलियन आंखें खोलता है तो वो एक स्ट्रेंज गोल्डन वर्ल्ड में खड़ा होता है। उसके नीचे एक इनॉर्मस गोल्डन स्केल है जिसके दूसरे साइड एक फेदर रखा हुआ है। जूलियन को तुरंत समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल प्लेस नहीं है। उसके सामने अनुबिस का एक जायंट फॉर्म अपीयर होता है और उसके आसपास 5 फेसलेस प्रीस्ट्स हवा में फ्लोटिंग हैं। अनुबिस अनाउंस करता है कि ये है स्केल ऑफ जजमेंट और इसी ट्रायल के थ्रू जूलियन का फेट डिसाइड होगा। जूलियन को लगता है कि ये ट्रायल उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस लाइफ में वो अनुबिस रेलिक के प्रीवियस ओनर से मिल चुका था, इसलिए उसे लगता है कि वो ट्रायल का सिस्टम ऑलरेडी समझता है। ट्रायल में टोटल 42 क्वेश्चंस होने वाले हैं। रूल सिंपल है, हर क्वेश्चन का आंसर यस होना चाहिए, लेकिन अगर जूलियन किसी भी क्वेश्चन का गलत या झूठा आंसर देता है तो वो तुरंत फेल हो जाएगा। जूलियन इनिशियली काफी कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही टिकता है। अनुबिस पहला क्वेश्चन पूछता है, क्या जूलियन ने कभी कुछ चोरी नहीं की? ये सुनते ही जूलियन का फेस टेंस हो जाता है। अगर वो यस बोलता है तो वो खुद झूठ बोलेगा क्योंकि उसने पास्ट में थेफ्ट की है। अनुबिस जूलियन की हेजिटेशन नोटिस कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ह्यूमन ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुका है। जूलियन अभी पहले क्वेश्चन का आंसर सोच ही रहा होता है कि अनुबिस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाता है। दूसरा क्वेश्चन और भी डेंजरस होता है, क्या जूलियन ने कभी झूठ नहीं बोला? जूलियन के लिए इसका भी ऑनेस्ट आंसर यस कहना इम्पॉसिबल है। तब उसे अनुबिस के प्रीवियस ओनर की याद आती है। वो एक इनोसेंट चाइल्ड था जिसके पास्ट में किसी मेजर सिन का रिकॉर्ड नहीं था। जूलियन रियलाइज करता है कि इसी वजह से प्रीवियस ओनर इस ट्रायल को इजीली पास कर सकता था, लेकिन जूलियन के लिए सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। अनुबिस फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि जूलियन ऑलरेडी ट्रायल फेल कर चुका है, इसलिए बाकी क्वेश्चंस पूछने का कोई पॉइंट नहीं। और अगले ही मोमेंट अनुबिस जूलियन की तरफ हाथ बढ़ाता है। अनुबिस जूलियन को पकड़कर एक पोर्टल के अंदर फेंक देता है और उसे सीधा हेल में एंजॉय करने के लिए कह देता है।
जूलियन पोर्टल से नीचे एक फायरी पिट में जाकर गिरता है। फॉल काफी डेंजरस होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली जूलियन जिंदा बच जाता है। लेकिन उसे संभलने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जूलियन तुरंत जमीन से एक थिक बोन उठाता है और उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि ज़ॉम्बीज की नंबर बहुत ज्यादा है, जबकि जूलियन अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा। एक ज़ॉम्बी फाइनली जूलियन को नीचे पिंग कर देता है और उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है। जूलियन के लिए सिचुएशन ऑलमोस्ट होपलेस लगती है। तभी क्रो वहां अपीयर होता है और उसके बॉडी से एक इंटेंस गोल्डन लाइट निकल रही होती है। उधर आउटसाइड सेट और ओसाइरिस के सामने एक मिस्टीरियस ब्लैक स्फीयर हवा में फ्लोटिंग होता है। इसी स्फीयर के अंदर जूलियन का ट्रायल चल रहा होता है। काफी टाइम बीत जाने के बाद भी एनुबिस बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से सेट का पेशेंस खत्म होने लगता है। लेकिन तभी ब्लैक स्फीयर की ग्लो सडनली डिसअपीयर हो जाती है। उसकी सर्फेस पर क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं। सेट और ओसाइरिस दोनों ये देखकर स्टन्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी जजमेंट स्फीयर के साथ ऐसा होते नहीं देखा था। अगले ही मोमेंट स्फीयर कंप्लीटली शैटर हो जाता है और उसके अंदर से जूलियन बाहर निकलता है, जबकि क्रो उसके साइड में खड़ा होता है। क्रो को देखते ही सेट और ओसाइरिस का रिएक्शन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। दोनों उसे ह्यूमंस का साथ देने वाला ट्रेटर कहकर ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्रो ने ह्यूमंस को उनकी डिवाइन पावर चुराने में हेल्प की थी। इसी वक्त एनुबिस भी ट्रायल डिमेंशन से बाहर आता है, लेकिन वो अनकॉन्शियस होता है। क्लियरली क्रो के साथ एनकाउंटर में एनुबिस बुरी तरह डिफीट हो चुका था। सेट अब और वेट नहीं करता, वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और बैटलफील्ड पर सैंड से बनी मम्मीज की एक मैसिव आर्मी समन कर देता है। क्रो जूलियन को वार्न करता है कि अब वो डायरेक्टली उसकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जूलियन को अब किसी बैकअप की जरूरत नहीं लगती। वो क्रो को रिमाइंड करता है कि अब वो आउटसाइड वर्ल्ड में वापस आ चुका है, जहां उसकी पावर्स कंप्लीटली अवेलेबल हैं। जूलियन अपना मुरामासा ब्लेड समन करता है। क्रो तुरंत डिसअपीयर हो जाता है और बस इतना इंडिकेट करता है कि वो फाइट को एंजॉय करने वाला है। अगले ही मोमेंट जूलियन मम्मीज की आर्मी की तरफ चार्ज करता है। मुरामासा ब्लेड को स्विंग करते हुए वो एक के बाद एक मम्मी को स्लैश करता चला जाता है। मम्मीज इतनी स्लो होती हैं कि जूलियन की स्पीड के सामने प्रॉपर्ली रिएक्ट भी नहीं कर पाती। लेकिन एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम सामने आती है। जूलियन जितनी मम्मीज को डिस्ट्रॉय करता है, बैटलफील्ड पर उनकी टोटल नंबर कम ही नहीं होती। जूलियन समझ जाता है कि वो सिर्फ समन्ड बॉडीज को डिस्ट्रॉय करके इस फाइट को एंड नहीं कर सकता। असली टारगेट कहीं और छुपा हुआ है। उसे लोकेट करने के लिए जूलियन इजिप्शियन फ्यूनरल नाइफ निकालता है। गॉड रेलिक्स और पिरामिड से भरे इस एनवायरनमेंट में नाइफ इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, जैसे ये जगह उसके लिए फेमिलियर हो। नाइफ अनुबिस की प्रेजेंस सेंस कर सकता है। जूलियन उसे अनुबिस की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए यूज करता है और ममीज को स्लैश करते हुए बैटलफील्ड के अंदर आगे बढ़ता जाता है। उसका रियल टारगेट अब ममीज नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपे गॉड रेलिक्स के ओरिजिनल बॉडीज होते हैं। मीनवाइल अनुबिस को होश आता है, लेकिन आंखें खोलते ही वो खुद को एक मम्मी के बॉडी के अंदर पाता है। अनुबिस सेट और ओसाइरिस से पूछता है कि क्या उन्होंने अपनी पावर्स यूज की हैं। दोनों कंफर्म करते हैं कि क्रो के अपीयर होने के बाद उन्हें खुद बैटलफील्ड में इंटरवीन करना पड़ा। ये सुनकर अनुबिस शॉक हो जाता है, लेकिन तब तक जूलियन फ्यूनरल नाइफ की हेल्प से तीनों गॉड्स की लोकेशन आइडेंटिफाई कर चुका होता है। सेट, ओसाइरिस और अनुबिस को जूलियन के नेक्स्ट मूव का आइडिया भी नहीं होता। जूलियन सबसे पहले सेट को टारगेट करता है। वो मम्मी के अंदर छुपे सेट के जैकल स्टैचू को लोकेट करता है और एक पावरफुल स्लैश से उसे 2 पीसेस में कट कर देता है। उसके बाद जूलियन ओसाइरिस के हिडन फॉर्म पर अटैक करता है और उसके आवर ग्लास को भी स्लैश कर देता है। फाइनली जूलियन अनुबिस की मम्मी तक पहुंचता है। अटैक के बाद मम्मी के अंदर छुपा आंख रिवील हो जाता है। जूलियन फ्यूनरल नाइफ को अनुबिस की तरफ पॉइंट करता है और क्लियरली डिक्लेयर करता है कि प्रीवियस जजमेंट अब वैलिड नहीं है। अब ट्रायल दोबारा होगा, लेकिन इस बार रूल्स जूलियन डिसाइड करेगा। अनुबिस प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि जूलियन कभी भी उसका ट्रायल पास नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूनरल नाइफ अब उसके सामने होता है, इसीलिए अनुबिस के पास जूलियन की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अनुबिस जूलियन को दोबारा अपने जजमेंट डिमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर देता है, लेकिन इस बार सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। अनुबिस का फॉर्म पहले से काफी छोटा और वीकर नजर आ रहा होता है। अनुबिस अभी अपने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं कर पाता कि जूलियन उसे पकड़ लेता है। जूलियन उसका गला होल्ड करके क्लियरली बोलता है कि क्वेश्चंस अनुबिस नहीं बल्कि जूलियन डिसाइड करेगा। पहला सवाल जूलियन खुद सेट करता है, क्या उसने कभी कुछ स्टील किया है? अनुबिस इस क्वेश्चन को उसी वर्डिंग में पूछने से रिफ्यूज कर देता है, लेकिन जूलियन प्रेशर थोड़ा और बढ़ा देता है और अनुबिस को गोल्डन स्केल पर गिरा देता है।